प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सभी सभ्यताओं में, सभी एजेस में, चाहे वो ट्राइबल हों, सभी कम्युनिटीज़ में ये देखा गया है कि जो स्त्री के श्रृंगार और जो सजावट के रंग रूप को सजाने के बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, बट नॉर्मली भी कहीं पे भी जाओ तो ऐसा रहता है। तो क्या ये स्त्री की सहजता में भी आ सकता है, या फिर ये मायाजाल है कि हम स्त्री शरीर से ऊपर नहीं उठ पाती है? और क्या इसके बावजूद एक स्त्री शरीर से ऊपर उठ पाती है क्या? स्त्रियों का शरीर का हिप्नोटिज्म ज्यादा होता है, यह तो प्राकृतिक है। इसलिए जो कहा जाता है कि भगवान महावीर ने इस बात को हाईलाइट किया कि स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी वही नेति नहीं घट पाती है। शरीर से चिपकाव होता है, वही नेति नहीं घट पाती है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। अब यहाँ पे स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है का अर्थ है कि जो स्त्रीत्व के हिप्नोटिज्म को जी रही हैं। बनाव श्रृंगार हिप्नोटिज्म है। स्त्रीत्व का हिप्नोटिज्म क्या है? बनाव श्रृंगार है ना। जो बनाव श्रृंगार में बहुत ज्यादा है तो शरीर का हिप्नोटिज्म है। अब वो शरीर से स्त्री है या पुरुष है, बहुत सारे पुरुष भी बनाव श्रृंगार में बहुत ज्यादा रहते हैं, अतिशय रहते हैं। वो भी कहीं क्रीम लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, ये दुनिया भर की क्या क्या चीजें लगाते रहते हैं, है ना। ब्यूटी पार्लर स्त्रियां बार बार जाती हैं, अरे जेंट्स पार्लर में भी कई लोग बार बार जाते हैं आजकल, वह है। तो शरीर के हिप्नोटिज्म में जो है बहुत ज्यादा अतिशय लगा हुआ है, तो उसका जो है शरीर से ऊपर उठना या नेति जो है थोड़ा मुश्किल काम है। हम जो है सहज सौंदर्य के खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ नहीं है कि वो जो पुराने सन्यास में कि तुमको आईना नहीं देखना है, बाल नहीं बनाने हैं, तो कुछ उल्टे सीधे पड़ने दो एकदम, उनकी सफाई का कोई विशेष ख्याल नहीं रखना है, हम उसके खिलाफ हैं। स्वच्छता के हम पक्षधर हैं। स्वच्छता सहज गुण है मनुष्य का, स्वच्छता होनी चाहिए। या कुछ लोग मुंडन करते हैं, तो मुंडन करते हैं तो नियमित मुंडन करना पड़ेगा उनको। क्षौर कर्म कहते हैं उसको। क्षौर कर्म नियमित होना चाहिए। ऐसे साधुओं के सन्यास के मार्ग हैं, बिल्कुल चिकने दिखते हैं, एकदम साफ। तो चिकने दिखते हैं मतलब वो तो एक दिन में ही अपना दाढ़ी फिर वापस थोड़ी थोड़ी बढ़ना, खुरदुरा होना चालू हो जाता है। तो सुबह उठ के पहला काम रहता है उनका, सूरज उगने के पहले क्षौर कर्म कंप्लीट कर लो। खुद ही अपना उस्तरा चलाते हैं और पूरा जो है क्लीन करते हैं। ये तो उलझने वाली बातें हैं ना, सहज होना चाहिए ना। तो असहजता जहां पर भी है। अब कुछ लोग हैं हम सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, तो उनके लिए स्पेशली वैसे वस्त्र वो किए जाएंगे, वैसी कटिंग शटिंग या स्पेशली वैसे मिल से बनवाए जाएंगे, और उस प्रकार से फिर वो बगैर सिले हुए कपड़े पहनेंगे। अरे कपड़े पहन ही रहे हो ना, और कपड़े तो सिलावट ही है ना। कपड़ा क्या है? ताना बाना ही तो है ना। काट करके जोड़ रहे हो तो वो भी तो ताना ही बना है ना। सिलाई क्या है? ताना बना है ना। सिलाई से वो अपवित्र हो गया, ये तो पागलपन की बात नहीं। कपड़ा ही पूरी सिलाई है। कपड़ा क्या है? ताना का, धागों का ताना बाना ही तो है। सिलाई क्या है? वो भी ताना बाना ही तो लगाना है ना उसमें। वो जो स्टिचिंग है वो धागे का ताना बाना ही तो है ना, वो भी तो ताना बाना ही है ना। तो ऐसे चित्र विचित्र सी चीजें रहती हैं। तो सहजता पूर्वक जितना होता है ना वो ठीक है। सहजता कहीं नहीं फंसाती, असहजता फंसाती है। कोई स्त्री है और थोड़ा बहुत नॉर्मल चीजों को उपयोग करती है तो ठीक है, वो उसकी सहजता है। अतिशय सौंदर्य के चक्कर में है, हमने देखा है वो क्या क्या बुटॉक्स क्या क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। और वो क्या तरह तरह की वो उसमें करते हैं अंदर जा करके ना। हाँ, चमड़ी के अंदर जा करके कोई प्रक्रिया की जाती है और शेपिंग की जाती है स्किन की और अपना वो है ना मांस वांस की। कुछ कुछ हमने सुना है ऐसा, ये ऐसा होता है। अतिशय है, पागलपन है वो तो। जो सहज है वह होने दो। और हमने देखा है कि जिनके स्किन्स में दाग धब्बे, गड्ढे, फोड़े, फुंसियां रहते हैं, ज्यादा कुछ रहता है ना, ये वही स्त्रियां हैं जो क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं।
जितना क्रीम पाउडर इस्तेमाल करती है ना, वो जो वो सनस्क्रीन आती है धूप वाली, वो लगाती हैं बहुत सारी। इससे जो है धूप से हमारा वो नुकसान नहीं होगा। और उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन स्त्रियों को, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी तो रिसर्च आया, संयोग से यह बात चली, और ये पिछले मंथ में इस पे रिसर्च आया कि यह जो है अब तक की सबसे खतरनाक क्रीमों में एक है। इसको लगाने से कैंसर के चांसेस 10-20-50% नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं, सैकड़ों परसेंटेज में बढ़ जाते हैं। कैंसर के चांसेस जरूरत से ज्यादा है। मतलब यदि कोई सनस्क्रीन लगाती रहे स्त्री, है ना, और उसको अधेड़ावस्था तक कैंसर ना हो, तो चमत्कार होगा। तो चमत्कार है कि उसे जो है कैंसर नहीं हुआ। होना ही चाहिए उसे, कैंसर होना ही चाहिए वैज्ञानिक आधार पर। उसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें जो कैंसर, उसे होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो चमत्कार है, उस पर रिसर्च होना चाहिए कि इसे कैंसर क्यों नहीं हुआ। ये लगातार अपना जो है वो सनस्क्रीन लगाती रही है इतने साल से, उसे नहीं हुआ। तो ये रिसर्च का विषय है। अच्छा, लोग कोई कहते हैं ना, अरे कैंसर हो गया, क्यों हो गया, पता नहीं, यह नहीं वह नहीं। अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ करे, उससे कैंसर हुआ है। ये जो क्रीम पाउडर, ये जो केमिकल है, उसमें केमिकल ही तो पड़ा हुआ है ना। ये केमिकल क्या करेगा? केमिकल इफेक्ट करेगा वो, तो उससे तो बीमारियां ही होंगी। तो सहज सौंदर्य जो है ना, जैसे तेल लगाती हैं कुछ स्त्रियां, नॉर्मल कच्ची घानी का, कोई जो है, बहुत सारे लोगों को देखा हमने, वो अच्छे बड़े घरों की हैं, लेकिन क्या लगाएंगे, बोले हाँ हम तो अभी भी सरसों का तेल लगा लेते हैं, कच्ची घानी का। या जो है वो अपना कुछ स्किन में तिल का तेल लगा लेते हैं, या नारियल का तेल लगा लेते हैं। कौन सा वाला? कंपनी वाला नहीं, कच्ची घानी का। कच्ची घानी का हम लगा लेते हैं। और अच्छी खूब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अच्छे बड़े घरों की हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ को हमने देखा है नेचुरल चीजें इस्तेमाल करती हैं। उनके रहने का ढंग जो है बिल्कुल ऐसा है, वो अपना उल्टी सीधी चीज नहीं पहने, कॉटन के बढ़िया वो पहनेंगी कपड़े, नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनेंगी। ऐसी स्त्रियां हमने देखी। उनका व्यक्तित्व देखो तो व्यक्तित्व में वजन है, क्वालिटी। उनके व्यक्तित्व में एक खास किस्म का सौंदर्य दिखता है। नैन नक्श बोले जैसे भी हो, लेकिन वो नैन नक्श वाली सजी धजी लड़कियों से, स्त्रियों से वो ज्यादा आकर्षक लगती है। मतलब वो आकर्षण वास्तविकता है। इनका आकर्षण तो अलग किस्म का आकर्षण है ना, जो सज धज रही हैं। ये पुरुषों को अट्रैक्ट कर रही है ना, जाने अनजाने कर रही हैं, हिप्नोटिज्म में कर रही हैं। जो सज धैर्य रही है, वो पुरुषों को, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है ना। सबकॉन्शियस माइंड में तो वही निकलेगा ना। और जो सहज तरीके से रह रही है, उसका वह नहीं, वो अपनी सहजता को जी रही है, लेकिन उसका आकर्षण वास्तविक हो जाता है, अलग किस्म का हो जाता है, वासनात्मक नहीं रह जाता, एक अलग अलग किस्म का आकर्षण हो जाता है। तो ये हिप्नोटिज्म है, स्त्रियां खुद ही तो फंसी हुई है ना उसमें। जो तरह तरह की क्रीम पाउडर ये सब लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, सबसे पाइजन ही तो है उसमें, और है क्या? पाइजन को जो है अपने शरीर में घुसा रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि ये फायदा वो फायदा, लिखने से यदि हो जाता तो क्या कहना था, है कि नहीं? कोई भी अपना पाउडर भर दो डब्बे में, उसमें लिख दो इससे कैंसर ठीक होता है, इससे यह होता है, उससे वह होता है, इसको लगाया, ये पाउडर अपना खाने से जो है 1000 साल की आयु हो जाती है। अब डब्बे को बेच दो, क्यों? क्योंकि होगा ही होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। लिखने से हो जाएगा क्या? आरएस में जो केमिकल्स हैं उसी आधार पे होगा ना। उस केमिकल के जो इफेक्ट्स हैं वही तो इफेक्ट्स होंगे ना। जो इंटरेक्शन होगा उस केमिकल का शरीर के साथ में, वही तो परिणाम आएंगे ना। तो स्त्रियां खुद जिम्मेदार हैं। एक्चुअली वो खुद प्रभावित करना चाहती हैं ना। एक स्टोर में हम गए थे, एक लड़की को हमने देखा, बड़े एबनॉर्मल तरीके से उछल कूद रही थी वह। मतलब अपने आप को जता रही थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हूँ, यह हूँ वह हूँ। और खूब नखरे कर रही थी कपड़े खरीदने में, यह नहीं वह नहीं वह नहीं, ये ऐसा नहीं, और कुछ ऐसा शो कर रही थी कि मैं तो कुछ स्पेशल हूँ, स्पेशल फैमिली से हूँ, स्पेशल उससे हूँ,
यह कपड़ा वैसा, और अच्छे-अच्छे कपड़े दुकानदार दिखा रहा था। हमने उस समय क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि अभी क्या पहने हुए है। उसका पहना देखा तो वो क्वालिटी नहीं थी, ऑर्डिनरी जैसी क्वालिटी थी, है ना? और वहाँ दिखा रही थी, उसमें अच्छे-अच्छे कपड़ों को बोल रही थी नहीं ऐसा है, वैसा है। तो ये देखो ये क्या चीज़ है? फिर हमने गौर से देखा, हम गौर से देखते हैं ऐसे लोगों को। सब देखते हैं तटस्थ भाव से, गौर से देखते हैं, अपने आप सब खुलते जाता है। वह जो ब्यूटी पार्लर बार बार जाने वाली, वो कुछ अपना मशीन चलाते हैं ना बाल निकालने वाली, वो बार बार जो है वो करती थी, वो देखा हमने। और वो जो है कुछ बिजी रही होगी, 5-6 दिन से ना की होगी, तो बाल पूरे निकले हुए थे उसके। 5-6 दिन में, 7 दिन में निकल जाते हैं बाल, है ना? और इतनी अटपटी लग रही थी, इतनी भद्दी लग रही थी वह नई उम्र की लड़की। मतलब उसकी सुंदरता के लिए वो जो है हर दूसरे तीसरे दिन उसको मशीन चलानी पड़ेगी बाल वाली। उसके बाल पहले कोमल हल्के से रहे होंगे, सुनहरे से हल्के हल्के रहे होंगे, लेकिन इसने जो कई सालों से वो मशीन चलानी चालू की होगी, अब बाल तेजी से बड़े होते, काले काले बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। यदि वो 3 महीने 6 महीने न चलाए तो भालू जो है, और उसमें फर्क नहीं दिखेगा, भालू हो जाएगी। और उसके बाल इतने ही बढ़ेंगे, छोटे मोटे नहीं बढ़ेंगे। पुरुष के बाल भी नहीं, पुरुषों। अच्छा, वो जो है यजुर्वेद का जो आयुर्वेद खंड है, उसमें जो चीजें डीप डीप जो आयुर्वेदा उसमें जो है बहुत सारे लक्षणों की चर्चा की जाती है ना? डीप आयुर्वेदा जो है, डीप आयुर्वेदा तो पता होगा, ये जो भी विज्ञान है, मेडिकल साइंस, इसको उस डीप आयुर्वेदा तक पहुंचने में 10,000 साल कम से कम और लगेंगे। ये जो मेडिकल साइंस जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है ये। 10,000 साल से ज्यादा लगेंगे तब वहां आएगा। और जो ये सर्जरी और ये बाकी सब चीजें हैं, ये सब किसने सर्जरी, पहला सर्जन कौन है? सुश्रुत, पता है ना? एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है ना, पहला सर्जन कौन है? सुश्रुत, है ना? ये जो है आयुर्वेद का जो है पुराने आयुर्वेदाचार्य हैं ये, सुश्रुत, चरक, अश्विन कुमार, ठीक है ना? सहजता जो है, सहजता को जीना चाहिए, असहजता को जीते हैं। ये जो है मशीनें चलाना, ये सब करना, उसमें जो है इस प्रकार के लक्षण हैं कि पुरुष जो है, पुरुष के शरीर में बाल होने जरूरी है। यदि है तो वह पुरुष जो है श्रेष्ठ पुरुष है। यदि पुरुष के शरीर में बाल हैं तो पुरुष के शरीर में बाल होने चाहिए, उसकी छाती में इधर उधर जो बाल होने चाहिए। स्त्री के शरीर में बाल कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो 16 कलाएं मानी जाती हैं सौंदर्य की, ये तो 16 कलाएं जो हैं जिसके पास नहीं है स्त्री के पास, तो वह फिर इधर उधर ब्यूटी पार्लर, इधर उधर से अपनी 16 कलाओं को पूरा करने की नकली कोशिशें करेगी। तो जो नेचुरल सौंदर्य होता है उसकी 16 कलाएं होती है। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं, और स्त्री के सौंदर्य की भी 16 कलाएं होती हैं। तो 16 कला वाली स्त्रियां तो खैर बहुत कम होती हैं, रेयर होती हैं। तो कुछ हुई हैं, एक तो अब वो नाम भूल रहे हैं, उसका नाम चंद्र से ही था। तो वह एक स्त्री हुई है साउथ में, 16 कलाओं से पूर्ण थी। तो उसको जो है फिर किसी राजा ने चुना और उसे पट्ट रानी बनाया अपनी। तो बहुत रेयर होती हैं 16 कलाओं से युक्त स्त्रियां, जिनमें सहज सौंदर्य होता है, उसके अपने लक्षण बताए गए हैं। अब वो जो जिन स्त्रियों की कला, अब 16 कलाओं से तो नहीं, किसी की 2 कलाएं, 4 कलाएं, 5 कलाएं, 6 कलाएं, बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत बोलते हो, वो 6, 7, 8 तक पहुंच पाती है, 9 तक पहुंच पाती। उससे आगे तो जाना बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें जो है यह बताया गया कि जो 16 कलाओं से पूर्ण स्त्री होगी, उसका ललाट कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका ढंग क्या होगा, नैन नक्श कैसे होंगे, स्किन कैसी होगी, हाथों की शेपिंग कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, यह कैसे होगा, यह सब एक एक कला में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं
ये जो शेपिंग वेपिंग ऐसा मत समझ कि हाथ ऐसे होंगे तो एक कला हो गई। 16 कलाएं मतलब बहुत ज्यादा कुछ उसमें आता है। तो 16 कलाओं से पूर्ण सौंदर्य। तो ये हिप्नोटिज्म है, जो नेचुरल सौंदर्य नहीं है और बाद में सौंदर्य को लाने की कोशिश की जाती है। उस सौंदर्य का जो आकर्षण है वह शरीर के प्रति मोह को दर्शाता है, और शरीर के प्रति मोह ज्यादा है तो फिर वो नेति नहीं घट पाती। एक जो इस सौंदर्य का वह हो गया, दूसरा क्या हो गया, भोजन, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, इसके कारण शरीर से ज्यादा चिपकाव होता है। दूसरा जो है नाम रूप के आकर्षण, सगे संबंधी, उनसे यदि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो अपने शरीर से भी होगा, अपने शरीर से है तो उनसे भी ज्यादा होगा। ये आलंबन होते हैं जिसमें हम शरीर से ज्यादा चिपकते हैं। तो शरीर से हम ज्यादा चिपकते हैं तो यह शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो साधना कैसे होगी। तो ये सुंदर दिखने की जो कामना है, चाह है, वह चाह यदि है तभी तो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ना समाज। समाज ने दबाया है, ये किया है, वो किया है, तो बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं वो तो बिल्कुल प्रभाव में नहीं आती, हिप्नोटाइज होती ही नहीं। हमारे टच में है बहुत सारी, हम ऐसी स्त्रियों को, लड़कियों को जानते हैं। कितना भी इन्फ्लुएंस कर लो, ये क्रीम वो क्रीम वो क्रीम, ना जी ना, हम तो हाथ ही नहीं लगाए। बोले कौन सा ब्यूटी पार्लर, बोले हम तो कभी जाए ही ना, कभी नहीं गए ना कभी जाएंगे। लेकिन उनके व्यक्तित्व, उनका आकर्षण अलग किस्म का होता है। हो सकता है वो जो दुनिया के हिसाब से उनका वो जो चेहरे का नैन नक्श उतना आकर्षक न दिखता हो किसी को, लेकिन तब भी वो किसी सुंदर सजी धजी स्त्री से ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा क्वालिटी होती है उसकी, उसकी बात ही अलग होती है। तो ऐसे तो अभी पुरुषों में भी हो गया है ना, पुरुषों के भी तो ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। हाँ, ऐसा सुना है हमने, बड़े जेंट्स पार्लर तो गजब गजब के हो गए। वो घुस के निकलती है तो बोले कितने का, 3,000 का बिल, 4,000 का बिल, 5,000 का बिल दे के निकलते हैं। वो तो बहुत कम है स्वामी, बहुत कम। अच्छा, 50-50 हजार, लाख लाख रुपए। ऐसा लड़कियों का भी ऐसा है, अच्छा, गजब है। सुंदर दिखने की चाह, ऐसा जाल है कि सुंदर बन के आ गए, हफ्ते भर बाद गड़बड़ दिखनी चालू हो जाएगी, क्योंकि वो रंगा सियार, रंगा सियार कब तक रंगा रहेगा। हफ्ते 10 दिन में गड़बड़ दिखनी चालू हो जाएगी, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर बार बार जाना पड़ेगा। फंस गए जाल में, निकलना मुश्किल है। जाल में फंसना आसान है, निकलना मुश्किल है। अब एक विशियस सर्कल बन जाएगा और विशियस सर्कल शरीर में गुथा देगा, फंसा देगा। मैरिज होता है जिस लड़की का 50,000 तो कम, हाँ, 50-60 हजार रुपये, बिल्कुल कम। और मजे की बात, हमारे पहाड़ों में जो है, हिमालय में, वहां पर भी आजकल इसका अट्रैक्शन आ गया है। वहां पर भी अट्रैक्शन आ गया है। पहाड़ों की लड़कियों को क्या जरूरत है, वो पहाड़ी सौंदर्य अपना होता है, और उस सौंदर्य को छोड़ करके वहां पर हमने देखा कि ये तो ब्यूटी पार्लर करके आ गई, ऐसा कर लिया। मैं कहा क्या जरूरत है, सहज पहाड़ी सौंदर्य है, उसके साथ अपना रहे हैं। तो ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म हो काम तब कर रहा है ना कि जब कोई परमिट करता है हिप्नोटिज्म को। हिप्नोटिज्म ऐसे कि नहीं होता, हम परमिट करते हैं तभी हिप्नोटाइज होते हैं। हिप्नोटिज्म वन वे नहीं है, वन वे नहीं होता हिप्नोटिज्म। हर किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। कोई तैयार है तभी तो हिप्नोटाइज्ड होगा ना, कोई तैयार नहीं तो क्यों हिप्नोटाइज्ड होगा। उसमें उसका कोई दबे हुए बीज होंगे, आकर्षण होगा ना। अब जो है कोई धन के लालच में उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो बोले नहीं नहीं, फलाने ने ऑफर दिया तो उसने गलत किया, उसने ऑफर न दिया होता तो बंदा तो अच्छा था। अरे लालच भीतर था तब तो ऑफर एक्सेप्ट किया ना। कोई रिश्वत जो है, रिश्वत खाते हैं, तो रिश्वत क्यों खाते हैं भाई, लालच होगा तभी तो रिश्वत लिया ना।
बोले नहीं नहीं, उसने अब 1 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर कर दी तो वो बेचारा क्या करे, या 10 लाख की रिश्वत ऑफर कर दी तो क्या करे। अभी उसकी कीमत थी वह 100 रुपए की रिश्वत में वो उठ के गालियां देने लगता, 1000 की रिश्वत में जो है थोड़ी कम भद्दी गालियां देता, 10,000 की रिश्वत में वो इनकार करता है, अरे नहीं मैं नहीं लेता रिश्वत, मेरे को मत दिया करो, गालियां नहीं देता, बदल जाता है वही आदमी। और जो है लाख रुपए की रिश्वत में, हाँ जी बैठिए बैठिए साहब, अरे साहब बैठिए, क्या काम है कर देंगे, वो उसकी कीमत है, कितने में बिकने को तैयार है। आकर्षण है ना भीतर। तो मॉरलिटी भी जो है ना रेशियो और ग्रेजुअल होती है, कि यहां तक हमारी मॉरलिटी है, यहां पर ही है, तो बिकने के लिए तैयार बैठे। तो ये चीजें हैं कि हिप्नोटिज्म तो काम तभी कर रहा है ना जब परमिट कर रहे हो। स्त्री अपनी स्त्रीणता में ऐसे है ना। अब होता यह है कि जो प्रयोग होते हैं, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, उसमें कुछ खतरनाक बातें निकल के आई हैं, बोले। हाँ, ये जो न्यूड क्लब होते हैं ना यूरोप और वहां पर, है ना, तो न्यूड क्लब्स की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से वो यह होता है कि वहां पर जो स्त्री पुरुष जो भी जाएगा 100% न्यूड होके जाएगा। न्यूडिस्ट है ना, कपड़ा एक भी नहीं होना। जब एक भी कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं तो वो जो है, ऐसा देखा गया कि जो पुरुष हैं वो स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। अच्छा, स्त्री को पुरुष को आकर्षित करना है, वो धीरे 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 जैसे वहां पुराने होते हैं तो आकर्षित ही नहीं होते। अच्छा, दूसरी एक चीजें कई जगह प्रयोग की गई, जैसे हिटलर के समय प्रयोग हुआ है ना। हिटलर क्या क्या करता था, यहूदियों को पकड़ता था तो उनको नंगा रखता था और सिर मुंडवा देता था, स्त्री हो पुरुष हो सबके सिर मुंडवा देता था, आभूषण उतरवा लेता था, कुछ भी नहीं होना, नेकेट रखता था। तो नेकेट रखने के बाद में उसमें यह पाया गया कि जो है पुरुष और स्त्रियों को जब सेम कैटेगरी के रखे जाएं, एक एज के ऐसे वैसे में, तो पुरुष ज्यादा सुंदर होते हैं, स्त्रियां कम सुंदर होती हैं। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पर जो ट्राइब्स हैं, तो उनके ऐसे न्यूड वाले बहुत सारे फोटोज हैं, आप देखेंगे मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत गौर से सेम एज ग्रुप वालों को मिला के देखोगे तो पुरुष ज्यादा सुंदर होता है, स्त्री कम सुंदर होती है। अब कोई पर्टिकुलर कुछ जो हाईलाइट हो रही हैं, फिल्म अभिनेत्रियां है, वो उन्हीं स्त्रियों को सामने कर दोगे तो बोलो उन्हीं स्त्री ज्यादा सुंदर होती है। ऐसे तो पुरुष भी कुछ अगर रख दो तो बहुत ज्यादा सुंदर है। कॉमन ग्रेड में कि इस इलाके का लोगों को लो तो इस इलाके के लोगों को ही लो, इसमें स्त्री लो पुरुष लो, एज एक ग्रुप के ले लो, 50-50 या 100-100 के ग्रुप में ले लो और सबको एक बराबर करके नेकेट कर लो, सिर मुंडा लो, सारे जो सजावटें हैं निकाल दो उसकी और फिर खड़े कर दो। ऐसा देखने में आता है। मेल मोर जो है सुंदर होता है, फीमेल मोर सुंदर नहीं होती। पक्षियों में कोई भी पक्षी देख लो, मेल जो है ज्यादा सुंदर होता है, फीमेल जो है कम सुंदर होती है। तो अब उसको मनुष्य पूरा करने की कोशिश करता है। मनुष्य में स्त्रियों को साज सजावट ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उसे ज्यादा सुंदर दिखना है। एक जो है बहुत गजब का उपन्यास है, नाम भूल गए हम, और ये औरंगजेब पर बना हुआ है, गुलबानो या ऐसा कुछ है। ये बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। हमारी रिट्रीट हुई थी ना इंदौर में, उसके थोड़ा आगे हम वहाँ गए थे, निमाड़ क्षेत्र में बुरहानपुर। वहाँ औरंगजेब आया था, कुछ समय वहाँ रहा था। तो वहाँ पर जो है एक तवायफ थी, उसने अपना एक गेम किया था। उसने एक लड़की, वो उठवा लेते थे, एक लड़की रखी थी, उसको तैयार कर रही थी, उसको तैयार किया और तैयार करवा के औरंगजेब के पास भेजा। औरंगजेब जो है उसके प्रेम में फंस गया और जो है वो गांव से लड़की उठाई थी उसने और उसको तैयार किया, तैयार करके ऐसा कर लिया कि औरंगजेब उसमें फंस गया। उस लड़की को इस तरीके से तैयार किया। तो बाद में जो है उसका जो एक मंत्री है, उसका जो जो भी वजीर प्रधानमंत्री है, मंत्री है, जो कुछ है, उसने देखा कि ये तो बादशाह जो है चला जाएगा इसके चक्कर में,
बर्बाद हो जाएगा और बाद में सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी। और प्रेम में पागल हो गया है वो इसके। और तवायफ जो है उस लड़की के सहारे उसको अपने हिसाब से नचा रही थी, बादशाह को अपने हिसाब से नचा रही थी। तो जो है उससे मतलब उसने पता करने की कोशिश किया कि ऐसा क्या है। उसने बताया मैं तो साधारण लड़की कोई भी उठाऊंगी, मैं उसको बिल्कुल ब्यूटीफुल बना सकती हूँ और किसी को भी फंसा सकती हूँ। कैसे, राज क्या है? तो उसने बोला एक नूर नारी, एक नूर नारी, 100 नूर साड़ी, 100 नूर साड़ी, 1000 नूर नखरे, 1000 नहीं 1000 नूर श्रृंगार, 1000 नूर श्रृंगार, 1,00,000 नूर नखरे। अदाएं, नखरे, अदाएं क्या है? नखरे हैं, नखरे के अलावा कुछ नहीं है। अदाएं, अदाएं बोलते हैं, नखरा बड़ी अदाएं हैं, अदाएं बताए नखरे होते हैं, नखरे। तो 1000 नूर नखरे, उसने नखरे का, अदाएं नहीं कहा, नखरे। ये उसका दिया हुआ है, बाद में चर्चित हुआ, एक तवायफ की दी हुई बात है ये। और उसने करके दिखाया, बड़े बड़े लोगों को अपना जो फिसलाया उसने और अपने हिसाब से रखा। और तवायफ बड़ी प्रभावशाली थी, बड़ी धनवान थी। बड़े बड़े लोगों को कैसे फिसलाना है, साधारण लड़कियां गांव से उठवा लेती थी और तैयार कर लेती थी अपने हिसाब से। तो उसका कहना था कि 1,01,101 नूर दिख रहे हैं जिसको, एक्चुअली में वो 1,01,100 नकली हैं। एक्चुअल तो सिर्फ बहुत छोटा है वह। नारी होना, स्त्री होना एक नूर तो है, उसका एक मैग्नेट तो है, नारित्व का एक आकर्षण तो है। उसमें बाकी सभी सजावटें की जाती हैं, बाकी सब सजावटें बाहर से की जाती हैं। अब वो की जाती हैं तो अब वो सजावटों में असली नूर तो दब गया ना। वह असली नूर जो है वह अपनी सहजता को जिए तो साधना में चला जाएगा, स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाएगी ना। यह नूर, वह नूर अपनी सहजता में रहेगा तो स्त्री पर्याय से भी उसकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी? यदि वह नूर जो है दब जाए इधर उधर की चीजों से तो वह जो है उलझेगा शरीर में, क्योंकि असली नूर तो दब गया ना इन्फ्लुएंसेस में ना। इतने इन्फ्लुएंसेस है, बहुत सारी स्त्रियों के बहुत नखरे होते हैं, बड़े नखरे होते हैं। जिनके नखरे होते हैं वो उनका आकर्षण भी होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पकड़ो बॉयफ्रेंड को, तू क्या देखा तूने उसमें? अरे गजब नखरे हैं उसके। मैं कहा नखरे तू झेल लेगा? हम कहते हैं झेल लेगा। अरे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कब तक, कब तक? सवाल ये है कि कब तक। तो वो जो है शादी के बाद नखरे भारी होने लगते हैं, साल 6 महीने में वो नखरे बुराइयां लगने लगती हैं। जिसका उसके आकर्षण हुआ था, साल 6 महीने में बुराइयां लगने लगती हैं। और उसके बाद भी नखरे बने रहे तो 1.5-2 साल में वो हाथ उठाना चालू कर देता है। ऐसे पुरुषों को पकड़ा हमने, तुम बीवी को मारते क्यों यार, क्या पागलपन है, क्यों मारना चाहिए? बोले उसकी नखरे तो देखो। यार इसी नखरे से तो तुम आकर्षित हुए थे, आज वो तुम्हें भारी पड़े। बोले नहीं नहीं सहा जाता। तो अब क्या करोगे? बोलते या तो घर छोड़ के भाग जाएंगे या इसको भगा देंगे, न होगा तो सुसाइड करेंगे, लेकिन नहीं झेल सकते अब, झेल नहीं सकते अब, ज्यादा हो गया। वो अदाएं जो है नखरे हो जाते हैं। एक्चुअली वो नखरे हैं, अदाएं हैं ही नहीं, वो नखरे ही है। असहजता है वह जो है ना, असहजता है, सहजता नहीं है। उसे यदि जी रहे हैं तो फिर शरीर के साथ चिपकाव ज्यादा हो गया, हिप्नोटाइज हो गए ना स्त्रीपन से, स्त्रीणता से हिप्नोटाइज हो गए ना, हो गया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कोई पुरुषण है, बड़ा बहादुर पुरुष बनता है, बड़ा बहादुर बनता है, ऐसा वैसा यह वह, हिप्नोटाइज्ड हो गया।
उसकी साधना गहरी नहीं जा सकती। कोई बोले मैं बलशाली हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं ऐसा हूँ, बलशाली है ना, अपने गठन दिखाता है, वो सिक्स पैक। पहलवानों को कभी देखा है? पहलवानों में बहुत रेयर घटना घटेगी कि वह आत्मज्ञानी हुए हों। पहलवान पहलवान अच्छा, पहलवान बड़े आकर्षित करते हैं, है ना, इसी को। और पहलवानों को ही 1000 बीमारियां होती है, पता है ना। पहलवान स्वस्थ नहीं होता, पता है ना। 40-45 की उम्र के बाद तो वह, उसको वॉशरूम भी जाना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। पहलवान को जो है उसकी वो स्त्री ले जाएगी वॉशरूम, चलना मुश्किल होता है, गांठें पड़ जाती हैं, यहाँ सब सख्त हो जाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। 45-50 की उम्र में जो पहलवान से शादी की है वो विधवा हो जाती है। 50-55 बहुत मुश्किल है, 60 नहीं पहुंच पाता पहलवान, बहुत रेयर ही पहुंचते हैं। ज्यादातर पहलवान 45 से 55 के बीच है। और अभी के पहलवान तो पता है होगा ना आपको, जिम जाते हैं, बोले मर गया, अचानक चलते फिरते मर गया। क्या उम्र थी? बोले 26 साल। क्या उम्र थी? 24 साल। तो जिम जाते हैं, उनका डेथ रेशियो का पता है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वो महंगे महंगे वाले पाउडर खाते हैं, पता है ना, उनका डेथ रेशियो जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिएंगे तो कितना जिएंगे? बहुत ज्यादा कुछ हो तो 40-45-50 साल। जिम जाने वाला उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है, उनका डेथ रेशियो बहुत तेज है। जो असहजता शरीर के साथ, जहां पर भी असहजता होगी पूरे जीवन पे फैलेगी, और सबसे बड़ी चीज है उसकी आध्यात्म की संभावना क्षीण हो जाएगी। जो भी है, पुरुष है स्त्री है, जो हिप्नोटिज्म पुरुषैण उसका जो हिप्नोटिज्म है पुरुषैण, एकदम मैं ऐसा बलशाली पुरुषैण, आध्यात्मिक संभावना खत्म हो जाएगी। और कोई बोला स्त्रैण, स्त्रैणता में ज्यादा फंसा हुआ है, अपने अपने को स्त्रैण ज्यादा साबित करना है। जो बहुत सुंदर स्त्रियां होती हैं उनकी आध्यात्मिक गहराई ज्यादा होगी, ऐसा कम देखने में आता है, बहुत कम देखने में आता है कि उनकी आध्यात्मिक गहराई ज्यादा होगी, ऐसा नहीं देखने में आता, बहुत कम देखने में आता है। और जो पहलवान हैं, पुरुषैण हैं, शायद ही कोई बिरला मिलेगा किसके जीवन में आध्यात्म के फूल खिले हों। बाद में कभी मोह भंग हुआ हो, कुछ हुआ हो, तब जाकर के उसमें थोड़ी आध्यात्मिक गहराई आई हो, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो बहुत रेयर घटना है, कहीं होगी, बहुत रेयर घटनाएं होंगी। सहजता मार्ग है। असहजता है ना, बहुत ज्यादा सौंदर्य की चीजों को, अपने सौंदर्य को उभारने की कोशिश करना असहजता है ना, मतलब जो नहीं है, सौंदर्य जो नहीं है उसे उभारने की कोशिश करना। लोग हमसे पूछते हैं आप कौन सा क्रीम तेल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा अपना वो क्या क्या चीजें यूज करते हैं। भैया हम तो ढूंढते हैं और अपना जो है ना नॉर्मल वाला नीम का साबुन सस्ता आता है जो, बस वो यूज करते हैं। कोई नॉर्मल सा बिल्कुल जो है आयुर्वेदा वाला शैम्पू, कोई वीआईपी वाला नहीं, वह यूज करते हैं। क्रीम पाउडर तो बाकी हम यूज करते ही नहीं, वो तरह तरह की चीजें यूज करते नहीं, हमें तो जमती नहीं वो चीजें। कौन सा तेल लगाते? भाई तेल लगाते ही नहीं हम तो, चक्कर में ही नहीं पड़ते तेल लगाने के। बोले आपको चमकता क्यों है? भैया तुम भी साधना करो, सब चमकने लगेगा। साधना में जाओ तो सही, अपने आप सब चमकने लगेगा। क्रीम तेल पाउडर के चक्कर में जाते क्यों?
सहजता से रहो ना। रोम छिद्र जो है ना, रोम छिद्र खुले होने चाहिए, तभी संवेदनाएं बढ़ती हैं। क्रीम पाउडर तेल पोत दिया ना तो रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। हर रोम श्वास लेता है, रोम रोम में राम बसे। हर रोम जो है जीवंत कोष्ठ है, श्वास लेता है, उसमें श्वास आनी चाहिए। तो पूरा शरीर यदि सहज रहेगा ना, पसीना आता है मतलब रोम छिद्र खुला है तभी तो पसीना आता है ना। और साफ सुथरे होने चाहिए, स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो आज के हिसाब से वो उबटन वगैरह हुए वो तो नहीं है, नहीं है तो अपना जो नॉर्मल सोप आता है, मेडिकेटेड जो नीम वाला सोप है, कोई वो हाई फाई वाले हम यूज नहीं करते, नॉर्मल वाला लेते हैं, उसको बस इस्तेमाल करते हैं। शरीर से ऊपर उठने के लिए कहाँ कहाँ फंसे हो, कौन कौन से हिप्नोटिज्म में है, सबको जांचना पड़ेगा, सबको जांचना पड़ेगा। क्योंकि यह नेति नहीं घटी ना, मैं शरीर नहीं हुई, नेति नहीं घटेगी ना, मुक्ति नहीं होने वाली है। अब वो लंबी लंबी चौड़ी फेंकते रहो, दुनिया भर की बातें करते रहो, लेकिन शरीर का चिपकाव नहीं गया है, लौट के तो आओगे ना। शरीर का चिपकाव शरीर छोड़ते समय काम कर जाएगा ना, स्कूल का बस्ता दे जाएगा ना। शरीर के दुश्मन नहीं होना। हमने शरीर की दुश्मनी की बात नहीं करी कि शरीर को कुरूप कर देना, शरीर को बिगाड़ देना, सताना, हमने ये बात नहीं करी। शरीर को संभालना यह अस्तित्व की परम भेंट है। यह जो है मेजर टूल है मुक्ति का। शरीर मेजर टूल है, इसको संभालना है, सहेजना, स्वस्थ रखना। कुछ भी आहार देना, ऐसा आहार देना जो उसको स्वस्थ रख सके, चाहे वो फूड के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वह देखने के रूप में हो, दर्शन के रूप में हो। ऐसी चीजें देखना जो अच्छी हो, सुंदर हो। विरूप चीजों के चक्कर में मत पड़ना। आंख से अपथ्य चीजों को ग्रहण नहीं करना, अच्छा आहार लेना। नाक से अच्छा आहार लेना, नाक से अच्छा आहार लेना। बदबूदार जगहों में ही पड़े सड़े मत रहना। नाक से पॉल्यूटेड एयर नहीं लेना। बोले हमारे हाथ में नहीं है, तो धीरे धीरे कुछ उपाय करो कि आओ ऐसी जगह पर। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, कानों से इसमें डीजे के उल्टे सीधे साउंड मत डालना। सुगम संगीत, अच्छा सहज संगीत हो, वह चीजें डालना। जितनी भी कर्ण इंद्रियां हैं, ये बाहर से भीतर चीजों को डालती हैं। बाहर से भीतर जो जाता है वह आहार है, खाया ना। सभी इंद्रियों से खाते हो ना, जितनी इंद्रियां सभी इंद्रियों से खाओगे। आंख से भी आहार ग्रहण करते हो, कान से भी करते हो, नाक से भी करते हो, मुंह से भी करते हो, और रोम रोम से करते हो संस्पर्श, है ना। स्पर्श जो है उसकी संवेदनाएं रोम रोम से जुड़ी हैं। पूरे हर रोम रोम जो है सांस लेता है। रोम छिद्र स्वच्छ होना चाहिए। हम देखते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या कैसा। हमें यदि कहीं डस्ट लगी हुई है तो हमें पता चलता है कि डस्ट है। शरीर के इस अंग में थोड़े से में डस्ट लगी हुई है, क्यों? वहां का रोम छिद्र बोलता है, हमें सांस लेते नहीं बन रही है। कई लोगों के हाथ में डस्ट लगी हुई है। भाई काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जब काम नहीं हुआ तो हाथ साफ धोगे तो सही ना, धो करके उसे साफ करोगे ना, रोम छिद्र क्लीन करोगे ना। डस्ट चिपकी हुई है और अपना चले जा रहे हैं। जहां सहूलियत मिलेगी तो उसको क्लीन करोगे कि नहीं करोगे? डस्ट शरीर के किसी हिस्से में है
तो महसूस नहीं कर पाओगे कि डस्ट है। कहीं आ गए हो, माथे पे डस्ट है, चेहरे पे डस्ट है, तो पहले धोगे कि नहीं धोगे? गांव में पहले पद यात्रा किया करते थे। हम भी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, छोटे थे, तो वहां पर जो है सड़कें भी नहीं होती थी, और साधन में क्या होता था, साइकिल वगैरह होती थी। तो साइकिल भी कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास हो, कुछ हो, तो 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। अब पैदल जाते थे, कच्चे रास्ते, धूल उड़ती थी, धूल उड़ती थी। तो वहां कहीं पर भी जाओ, किसी के यहाँ बैठो, तो बैठने पर एक आध दो औपचारिक बातें पूछेगा और तुरंत जो है पानी लेके आएगा, बाल्टी कप रखेगा, एक लोटा देगा, हाथ मुंह धो लो। गांव में क्या होता था, कुछ बड़े से पत्थर उत्थर रख देते थे, वहां रख देते हैं, और वहां आकर के हाथ पैर मुंह सब धो, डस्ट होगी ना, पहले मुक्त हो जाओ डस्ट से। रोम छिद्र बंद है, रोम छिद्र खोल लो। वो करने के बाद में जब फिर बैठते थे, उसके बाद पीने का पानी देते थे। पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद पीने का पानी देंगे। और यात्रा से कोई आ रहा है तो उसके साथ में थोड़ा गुड़ दिया जाता था कि थोड़ा गुड़ खाओ और पानी पिया। तो ये सब ढंग था। गुड़ खाया, गुड़ क्या करेगा, डस्ट भीतर गई है, यात्रा से आए हो, भीतर पॉल्यूशन गया ना कुछ, तो गुड़ जो है उसको डाइजेस्ट करके कुछ ऐसा करता है कि वह बाहर हो जाएगा। गुड़ जो है गुणकारी होता है, सही गुड़ है तो गुड़ जो है, जो भी पॉल्यूशन भीतर गया है उसको बाहर करने में सहयोगी होगा। अभी बड़ा वो करते हैं ना, अभी के लोग, पुराने गांव के लोग क्या करते थे, जैसे हाथ मुंह धोएंगे तो नाक जरूर छिड़केंगे, मालूम है कि डस्ट जाके यहाँ जमी होगी, और वो कुछ कोलेस्ट्रॉल भी बना ही होगा। जो कोलेस्ट्रॉल है, खखारेंगे, थूकेंगे, नाक निकालेंगे, वह निकल जाए, और जो धूल के कण या कार्बन जो कुछ भी इकट्ठी हुई है वह निकल जाए। यह सहज चीज रही है। अब जो है हम ये स्त्री को देखते हैं, वो क्रीम व्रीम पोत के जाएंगे, उसके बाद घूम फिर के सब पॉल्यूशन से आ जाएंगे, सब आ जाएंगी। अब उन्होंने नॉर्मली यदि हाथ धोया भी, बाय द वे धोती तो है नहीं, धो भी लिया, तो उसमें जो है वो तो तेल और क्रीम चिपकी पड़ी है, पानी से जाएगा तो ऊपर का ही धुलेगा ना, वो तो तेल क्रीम तो और वापस फैलेगा उसके साथ, वापस और पता चला कुछ डस्ट के कारण रोम छिद्र में और घुस जाएंगे। स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये क्रीम व्रीम के परिणाम है। क्रीम वगैरह न लगाए ना, थोड़ा सा सहज रहे ना, तो स्किन में जो स्किन बड़ी अटपटी सी स्किन दिखती है ना लोगों की, ये बढ़िया अपना फ्रेश और मस्त हो जाएगी। क्रीम व्रीम लगाना बंद कर दें तो भरोसा नहीं होगा, लेकिन कुछ महीने 2 महीने ट्राई करके देखें, स्किन बढ़िया होने लगेगी। सिर्फ सादे पानी से चेहरा धोते रहना चाहिए, सादे पानी से। ये सहजता है। अस्तित्व ने सबसे अच्छी चीज पानी दी है, इसलिए जो है जल तत्व की जितने भी वाटर स्टोरेज है ना, उनकी पूजा होती है पुराने समय में, सनातन में। नदी की, तालाब की, सरोवर सरोवर कहते हैं, उसकी भी पूजा होती रही। अब तो बंद हो गई होगी, लेकिन पहले सरोवर की भी पूजा हमने तो देखी है, जी ये गाँव में भी बड़े हिसाब से सरोवर को सम्मान और उसके साथ में बहुत संभाल के रखा जाता था। क्योंकि जल तत्व है ना, वह जल तत्व शरीर में बहुत ज्यादा है, जल तत्व शरीर में बहुत ज्यादा है। तो बाहर भी जो जल तत्व है उसके प्रति सम्मान रखोगे, तो जल तत्व के प्रति सम्मान रखोगे तो भीतर का जल संतुलित होगा ना कहीं, वह संतुलित रहेगा ना। ये भावनाएं बहुत काम करती हैं। अब जो है सूर्य का प्रकाश जो है बहुत गुणकारी है, तो सूर्य के प्रति सम्मान, धन्यवाद का भाव, धन्यवाद के भाव के साथ में शरीर की वो जो क्षमता है वो विकसित हो जाएंगी। सूर्य से जो सत्व ग्रहण करना है, सत्व ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि हम खुल गए ना भाई, सूर्य के प्रति सम्मान दे रहे हैं, मतलब सूर्य के प्रति खुल गए ना, तो हमारी ग्राहकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
है ना? ग्राहकता बढ़ेगी ना, तो सम्मान, सूर्य के प्रति भी सम्मान होना चाहिए, तभी तो ग्राहकता होगी। तब जो है सूर्य जो तत्व हमें देना चाहता है वो फलित होगा भीतर, उसका गुण जो है हमारे शरीर को लगेगा। चंद्रमा भी बहुत कुछ देता है, चंद्रमा की रोशनी में बैठोगे कई बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, साइकोसोमेटिक। चंद्रमा के प्रेम में पड़ो, उसकी 16 कलाएं, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है दूर होने लगेंगे। लूनाटिक इफेक्ट्स, चांद मारा बोलते हैं ना, लूनाटिक इफेक्ट्स। और लूनाटिक इफेक्ट्स जो है सब हर मनुष्य में होता है। चंद्रमा की कलाओं के साथ कुछ पागलपन जरूर पैदा होता है, हर मनुष्य में होता है। कुछ दिन ऐसे होते ही होते हैं। स्त्रियों में होते हैं ना मेंसेस, मेंसेस होते हैं ना, वो उसको जो है चंद्रमा और उसके बीच का क्या संबंध है उस स्त्री का, उस हिसाब से उसको उस समय में आते हैं। वो अपना उसकी डेज और डेट्स जो है उसे निकाली जा सकती हैं, यदि स्वस्थ है तो। स्त्री स्वस्थ है तो वो पता है कि इस तारीख को आ ही जाएगा या इस समय पे आ जाएगा। और चंद्रमास के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट उसका निकाला जा सकता है चंद्रमास के हिसाब से कि इसका पीरियड कब आएगा। उस समय आना चाहिए, उस समय आया तो इस स्त्री भी स्वस्थ है, उस समय पीरियड नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो उसकी दिनचर्या में गड़बड़ है, कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ है, कुछ खान पान में गड़बड़ कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। लूनाटिक इफेक्ट्स हैं ये, है ना। और जो अचानक जो विकार आते हैं, कुछ लोग रहते हैं ना, कुछ समय में अचानक नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और उस चक्र को देखे महीने में तो खास दिन उनको 2-4 दिन आएंगे, उस समय में उनको नाराज होना है किसी से, या गुस्सा करना है, या डिप्रेशन में जाना है। लूनाटिक इफेक्ट्स हैं ये, स्त्रियों में ही होता है ऐसा नहीं, पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में स्त्रियों में सब में बराबर होता है, क्योंकि मन दोनों में। स्त्रियां मन प्रधान होती हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में भी होता है। स्त्रैणता में होता है, पुरुषों में कहना ठीक नहीं, स्त्रैणता में। बहुत सारे पुरुष स्त्रैण होते हैं और बहुत सारी स्त्रियां पुरुषैण होती हैं, उनको कम प्रभाव पड़ेगा। शरीर से स्त्री है पुरुषैण, है वो पुरुषैण। और बहुत सारे पुरुष जो है पुरुष के शरीर में लेकिन है स्त्रैण वो, तो उन पे चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। तो सहजता से जीने पर जो है ये सारी मिस्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे खुलेंगी। अब इन हिप्नोटिज्म को जियोगे तो ये मिस्ट्रीज अनफोल्ड कहां से होंगी, है ना। सौंदर्य के जो ये और फलाने ढिकाने दुनिया भर की चीजों को जियोगे तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड कहां से होंगी, तभी तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी ना। अगला प्रश्न किसका है? संध्या जी का प्रश्न है। संध्या जी पूछती है, नमस्ते बाबा, पिछले कुछ दिनों से दृष्टि में चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, अंधेरे में भी चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, ये क्या है बाबा? यह रोशनी जो है आज्ञा चक्र की शुद्धि बढ़ रही है। आज्ञा चक्र की शुद्धि बढ़ने से जो है जो दिव्य रोशनी है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। जो भी दिव्य रोशनियां है, सूक्ष्म शरीर जो देखते हैं, या फिर जो है कोई नाड़ी देखते हैं हम, जो कि ऊर्जाओं से बनी हुई नाड़ी है, या फिर अपना साधना में कोई प्रकाश देखते हैं, जो सहज प्रकाश, जनरली कुछ लोग तो अलग अलग भी देख लेते हैं, लेकिन सहजता से जो घटता है वो चंद्रमा की रोशनी के जैसा होता है, चंद्र प्रकाश, चंद्र रश्मियों जैसा होता है। तो यह जो है दिव्य रोशनी है, चंद्र रश्मियों जैसी।
ये दिव्य रोशनी है। जब ध्यान गहरे में घटता है तो उस समय यह वाला प्रकाश प्रकट होता है गहरे में, ये बहुत गहरे में होता है। कुछ लोगों को सूर्य जैसा रहता है, बहुत एक्चुअली ठीक है अनुभव है, लेकिन वो उथला है। सूर्य प्रकाश जैसा ही प्रकाश मिलता है, लेकिन वो थोड़ा उथला है। जब गहरी साधना में जाएंगे, बहुत गहरी साधना में, और गहरा जो अनुभव आएगा, तो गहरे अनुभव में जो प्रकाश दिखाई देगा वह कौन सा होगा? चंद्र प्रकाश जैसा होगा, चंद्र रश्मियों जैसा प्रकाश होगा। ये कहना चाहिए कि वो रजतमयी प्रकाश, चंद्र प्रकाश थोड़ा रजतमयी होता है ना, सिल्वर से के आसपास का होता है ना, रजतमयी प्रकाश कहा जाता है इसको। तो रजतमयी प्रकाश दिखाई देगा। और बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर डिवाइन डार्कनेस से, प्रकाश के पार। और रजतमयी प्रकाश जो है वह अंधकार के निकट है। रजतमयी प्रकाश जो है वह अंधकार के निकट है। मतलब सूर्य से हम परम अंधकार की ओर यदि बढ़ रहे हैं, सूर्य की अपने जो रोशनी है, तेज रोशनी, उससे जब हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक जो है, एक प्रवचन हुआ था हमारा 1998 के आसपास की बात होगी। ये जो परम स्थिति जो घटी, उसके शायद 1.5-2 साल के बाद की कोई घटना होगी। उस समय यह प्रवचन शुरू हुए थे। सप्ताह में एक दिन जो है, एक छोटा सा कस्बा था, तो वहाँ हम जाते थे गांव से, और वहाँ के थोड़े बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, थोड़े बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग बाहर के पोस्टेड थे, तो वो लोग इकट्ठे होते थे। रात में रत जगह होता था, रात में इकट्ठे होते थे और रात में सेशन होता था, होल नाइट सेशन चलता था, रत जगह होता था, क्वेश्चन आंसर मेडिटेशन, और उसके बाद में फिर सुबह हो जाती थी तो फिर मॉर्निंग वॉक में जाते थे सेशन के बाद में। वहाँ पर जो है एक डिस्कोर्स हुआ था, तो उसका जो है हेडिंग्स दी गई थी, ज्योतिर्मा तमसोगमय। आपने क्या सुना है? तमसोमा ज्योतिर्गमय। हमने उसकी हेडिंग थी ज्योतिर्मा तमसोगमय, है ना। हे वो ईश्वर बोलते जो अस्तित्व, हे अस्तित्व मुझे प्रकाश से अंधकार की ओर ले चलो। उस जमाने में वो वाली कैसेट चलती थी, गोल गोल घूमने वाली, वो नहीं होती थी रील वाली। और एक उस जमाने में नया नया कुछ लॉन्च हुआ था, छोटा वाला अपना टेप रिकॉर्डर, उसमें जो है रिकॉर्डिंग हो जाती थी। नई चीज थी उस जमाने के हिसाब से, एकदम नई चीज लॉन्च हुई थी छोटे फॉर्म में। तो वो था हमारे पास में, और उसमें जो है रिकॉर्ड होता था, लेकिन वो हाँ फुल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब हुआ उसका एक वन साइड का, उसको समय पे बदलना होता है तो बदल नहीं पाए थे। तो तमसोमा ज्योतिर्मा तमसोगमय इस हेडिंग से था। तो वास्तविक जो यात्रा है प्रकाश से अंधकार की ओर है। प्रकाश यानी द्वैत विभाजन, वहां से अंधकार की ओर की यात्रा है। तो उससे यात्रा में बीच में रजतमयी प्रकाश मिलता है, और ये धुंधलाता जाएगा, धुंधलाता जाएगा, और गहराता जाएगा, गहराता जाएगा। डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस की राह में बीच में रजतमयी प्रकाश आता है, और गहरे जाते 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 जब आकाश विसर्जित होगा, तब जो है परम तत्व यानी परम अंधकार, वास्तविक अंधकार तब घटेगा। यह अंधकार जो है, जो अंधकार देखते हैं ना गहरा, यह एक्चुअली अंधकार नहीं है, यह कम प्रकाश है, लो लाइट है। तुम कहते हो एकदम घुप अंधेरा है, घुप अंधेरा एक्चुअली ऐसा नहीं कि प्रकाश रहितता है, वो प्रकाश रहितता नहीं है, यह लो लाइट है। हमारी आंखें काम नहीं कर रही, चमगादड़ की आंखें काम कर रही होंगी, है ना।
और भी गहरे में जाएंगे तो फिर अब चमगादड़ की नहीं कर रही होंगी तो किसी और जीव की काम कर रही होंगी। लो लाइट है वह, और जितनी भी हाई लाइट है या लो लाइट है उसके हिसाब से जीव या बींग्स होती हैं। बींग्स हर किस्म की हो रहती है, जो जिनके लिए वो लाइट रहता है या साउंड रहता है। हर हमारी जो क्षमता है कि इस फ्रिक्वेंसी के बीच की हम जो है ध्वनि को सुन पाएंगे, खास फ्रिक्वेंसी की। इससे ऊपर वाली नहीं सुन पाएंगे, इससे नीचे वाली नहीं सुन पाएंगे। इस फ्रिक्वेंसी का हम देख पाएंगे ऊपर का, इसके उसके ऊपर का नहीं देख पाएंगे, उसके नीचे का नहीं देख पाएंगे। ऊपर नीचे जाएंगे तो फिर वो क्षमता का विकास हो गया तो दूसरे डायमेंशन देखने लग जाएंगे। वो पैरेलल है, वह जो है पैरेलल है। तो बीइंग के हिसाब से भी होता है कि हम कौन सी बीइंग है। तो कुत्ता जो है, कुत्ते की क्षमता थोड़ी अलग होगी देखने की, सुनने की, कौन सी फ्रिक्वेंसीज को अपना वह जी रहा है। हर तल पे जो है अलग अलग होता है। तो मनुष्य की अपनी एक क्षमता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का देख सकता है, इससे ऊपर का इससे नीचे का नहीं देख सकता। और सुनने का भी उसका है कि इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी के बीच का सुन सकता है। और ये प्रकृति की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, दला है, रित है, ये समाया हुआ है। अलग से कोई नियम नहीं बना रहा है, हमारे रग रेशे में वो चीज़ समाई हुई है। इसलिए तो ये शरीर बचा हुआ है। यदि हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी तो 1 सेकंड में मर जाओगे। सुनने की क्षमता या मतलब तुम्हारे कानों को जैसा कर दिया जाए कि तुम सब सुन सकते हो, 1 सेकंड के अंदर मर जाओगे। सब पर्दे फट जाएंगे, नसें फट जाएंगी, सब फट जाएंगी, मर जाओगे। इतनी ध्वनियां हैं यहाँ पर, भयंकर ध्वनियां हैं यहाँ पर, लेकिन तुम सुन ही नहीं पाते, इसलिए बचे हुए हो। बचे क्यों? कि सुन नहीं पाते। तुम ये जितना देख पा रहे हो तो ठीक है, यदि सब दिखने लग जाएगा तो मर जाओगे। अब तुम्हें जो इतनी चीजें दिख रही हैं, इस धरती का गड्ढा है कि कहीं और का कुछ है कि कहीं और का कुछ है, चल ही नहीं पाओगे ना। खाई दिख रही है यहाँ पर, मतलब यहाँ खाई है, लेकिन तुम्हें तो दूसरा कुछ भी दिख रहा है, सारे बाकी आयाम का दिख रहा है। उस आयाम में वो खाई नहीं है और तुम आगे जाकर के खाई में गिर जाओगे। तुम्हें तो 1000 चीजें दिख रही है ना। अब तुम्हें यही दिखता है कि जो 3D का है वही दिखेगा, बाकी डायमेंशन तुम्हें नहीं दिखेंगे, इसलिए दुर्घटना नहीं होती। तो तुम्हारी इस शरीर की क्षमताएं जो है नियत क्षमताएं, ये क्षमताएं जो है नियत क्षमताएं, इन क्षमताओं को तुम जी रहे हो। यह जो है एक प्रकार से आशीर्वाद है, प्रसाद है, या यूं कह ले परम प्रज्ञा है कि जिसकी जो जितनी पात्रता है, जिसकी धारिता है, उतना उसे वह जो है दिया जाता है। धारिता है ना, पात्रता क्या है? धारिता है ना, धारिता ही तो पात्रता है ना। तो जितनी धारिता है उतना ही प्रतिदाय होगा। उसे अतिरेक जो है वह विध्वस्त कर देगा, नष्ट कर देगा, वो नष्ट कर देगा अतिरेक। इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। ये तो मतलब अपने सामान्य व्यवहार में आता है, लेकिन वहां पर तो नियम बना हुआ है, दला है, वो अति दी नहीं जाती, डिलीवरी नहीं होती, प्रतिदाय नहीं होती, डिलीवरी नहीं होगी अस्तित्वगत नियम से। ठीक है ना? अच्छा, प्रति प्रश्न इसमें है तो नहीं कोई? नहीं है। अनिकेत का प्रश्न है जी। प्रणाम स्वामी जी। जहाँ कहीं भी ऑब्लिगेशन है, चाहे वो व्यक्ति से, समाज से या नैतिकता से हो, ये भावना होती है कि तुझे ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उस स्थिति या काम से दूर भाग जाता हूँ। ऐसे दबाव में मैं वो काम कभी नहीं कर पाता, चाहे वो काम मुझे दिल से पसंद ही क्यों ना हो। और कर भी दूं तो वो आत्मवंचना होगी और काम के प्रति भी वो नाइंसाफ़ी होगी। इसका प्रभाव लगभग सभी रिश्तों पर पड़ रहा है, खासकर मेरे माता पिता और आपके साथ, जहां मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हैं, चाहे वो व्यक्ति से ना आए, लेकिन समाज से या खुद की नैतिकता से आते हैं। और मैं इसकी वजह से काम करना बंद
कर देता हूँ, ये बोझ और व्यर्थ महसूस होता है और हैपनिंग्स को रोक रहा है। कृपया मुझे इसमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ये एक ढंग होता है अंतर्मुख, है ना। एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक दूसरा क्या होता है इंट्रोवर्ट। अंतर्मुख, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुख। अंतर्मुख जो होते हैं वो बाह्य दबावों को नहीं झेल पाते हैं। जो अंतर्मुखी है, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, तो बाहर जो है, बाहर जो समाज है, व्यवस्था है, वहां से वो तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई उनके साथ अपेक्षा रखे कुछ, तो दुश्मन जैसा प्रतीत होने लगता है, दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये मेरी स्वतंत्रता में बाधा कर रहे हैं। लेकिन दूसरों से अपेक्षाएं बनी रहती हैं, हम दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे। तो ये बाह्य तल क्या बोलता है, व्यवहारिक सत्यों को निभाओ, बैलेंस करो। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, हमें बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे हमारी अपेक्षाओं को पूरा करें। माँ बाप हैं, उन्होंने जो घर बनाया या जो कुछ किया है वो हमें रहने की व्यवस्था दें, वो हमारे भोजन की व्यवस्था में हमें भोजन दें। अब उन्हें भी पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन वो भोजन बना रहे हैं, बनी नहीं, भोजन मिलना चाहिए, या फिर बाकी व्यवस्थाएं करें। उसके लिए अब बाय द वे उन्हें कोई ज़रूरत है, भोजन बनाने में दिक्कत है कि भाई थोड़ी सब्जी लानी है, तो ले आएंगे, भले उन्हें अब दिक्कत है या फिर कुछ है, अब वो चाहेंगे कि कुछ राशन में ये वो घर की व्यवस्था, उसमें सहयोग मिले। तो वो जो रेजिस्ट करने का ढंग है वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि हम जो छोटे मोटे कामों में भी सहयोग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आदेशात्मक तरीके से बोला जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। जबकि आदेशात्मक तरीके से नहीं कहा जा रहा है, सहजता से कहा जा रहा है कि भाई सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। व्यावहारिक सत्य है ना। तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो हमारा वो एक ढंग हो जाता है, रेजिस्ट करने का एक ढंग हो जाता है कि हमें नहीं करना। भोजन हमें चाहिए, घर का बना हुआ भोजन हम करेंगे, लेकिन सब्जी हम नहीं ला के देंगे, राशन हम नहीं ला के देंगे, यह भी सहयोग नहीं, यह भी नहीं करेंगे, वह भी नहीं करेंगे, लेकिन भोजन हमें चाहिए। हम कोई योगदान नहीं करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हमें जो है घर साफ सुथरा चाहिए, यह चाहिए, और हमारा कोई योगदान भी नहीं करेंगे, बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे। बाकी चीजें वह भी चाहिए, संसाधन चाहिए, धन चाहिए, या कोई व्यवस्था चाहिए, सब चाहिए हमें। चाहिए वाला तो चाहिए, हमारी अपेक्षाएं तो हमें चाहिए, लेकिन दूसरे की अपेक्षा हम पूरी नहीं करेंगे। एक तरफा हो जाते हैं, एक तरफा हो जाते हैं तो वहाँ असहजता होने लगती है। एक तरफा हो जाते हैं, दूसरे से तो हमें चाहिए, हम बोले कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उपभोग तो कर ही रहे हैं ना, अपेक्षा ही तो है ना। कुछ भी चीजें हैं, उपभोग उनसे चाहिए हमें, लेकिन हम अपनी चीज नहीं देंगे, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनकी अपेक्षाओं के लिए नहीं करेंगे, उनको हम सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। उनसे हमें चाहिए, उनसे जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो समाज से भी कुछ चीजें हमें चाहिए, लेकिन हम कुछ देंगे नहीं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, हमारी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। ये इंट्रोवर्ट होते हैं तो वहां पर ऐसा हो जाता है, कुछ फैंटेसी में भी जीने लगते हैं इंट्रोवर्ट में। हम भी इंट्रोवर्ट रहे हैं बचपन में, तो फैंटेसी ज्यादा होती है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत सारी फैंटेसीज में जीते हैं। हमने तो बचपन में, बहुत छोटी उम्र में जो है, एक कविता भी लिखी हुई है इस पे, अंतर्मुखी, इस शीर्षक से ही लिखी है। उसका ट्रांसलेशन भी अपना किसी से करवाया था, इंट्रोवर्ट नाम से, उस कविता का इंग्लिश में। वो कविता भी लिखी हुई थी कि अंतर्मुखी सदा से रहा हूं मैं। वो कविता भी याद तो नहीं है, लेकिन ये कविता उस समय लिखी थी क्योंकि अंतर्मुख हम रहे। फिर धीरे 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 अपनी फैंटेसीज हमें दिखी, साधना थी, साधना गहरे जा रही थी,
अपनी फैंटेसीज दिखे कि हम फैंटेसीज को जी रहे हैं। कि जो इंट्रोवर्ट है वो फैंटेसीज को बहुत ज्यादा जीता है, बहिर्मुखी व्यवहारिक बहुत ज्यादा होता है, अंतर्मुखी फैंटेसी को जीता है। व्यवहारिक बातें उसे समझ में ही नहीं आती, वो फैंटेसीज में जी रहा है ना वो तो। और फैंटेसीज को फैंटेसीज की तरह पहचानना पड़ेगा कि हम फैंटेसीज को जी रहे हैं, और हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं दूसरे हमें दे रहे हैं। दूसरे तो हमारे गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, फिर क्यों दे रहे हैं? दूसरे तो हमारे गुलाम और नौकर नहीं है ना, फिर भी हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों अपेक्षा है ना, हमें क्यों उनसे अपेक्षा होना चाहिए जब हम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करें? इसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जाकर के एकांतवास करो और कोई अपेक्षा को पूरा ना करें। हम अपना खुद सरवाइव करेंगे, लंबे समय तक अकेले में खुद सरवाइव करेंगे। हम किसी की अपेक्षा पूरी नहीं करेंगे और हम किसी की अपेक्षा है भी नहीं, हम किसी से कुछ चाहेंगे भी नहीं। अपनी मेहनत करेंगे, सारा कुछ रहे जाकर। माता पिता के घर में हम नहीं रहेंगे, उनकी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके धन का प्रयोग नहीं करेंगे, उनकी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। जाएंगे कहीं और जहां भी रहेंगे तो वहां पर जो है किसी और की चीज का हम जो है उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी उपयोग नहीं करेंगे उनकी चीजों का, और हम सरवाइव करेंगे। भोजन है, दूसरा क्यों बनाएगा हमारे लिए, हम खुद अरेंज करेंगे। ठीक है ना? और कुछ है, जो कुछ भी होगा सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे रहने की। वहां पर घर की साफ सफाई से लेके ये से लेके छोटा बड़ा यह वह सारा काम हम खुद करेंगे, किसी से हम कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, और ऐसे लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तब वह चीज जाकर के टूटेगी, तब बैलेंस होगी। ऐसे लोग जो है जाकर के रहते रहे, कहां पर? गुफाओं में जाकर, जंगलों में जाकर के रहे, और इंटैक्ट होना ही नहीं। तो दूसरे से क्यों लेना है जब हम दूसरे की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते? दूसरे से कुछ लेना भी नहीं, लेना ही नहीं है। कितनी भी तकलीफ हो जाए नहीं लेना, क्यों उपयोग करेंगे? जब माँ बाप की हम अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते तो माँ बाप की चीजों का भी उपयोग नहीं करेंगे। क्यों करें? उनका घर में क्यों रहें? उनका बनाया भोजन क्यों करें? और वो घर की साफ सफाई करें, उस साफ सफाई का हम क्यों प्रयोग करें? वो साफ सफाई करें और हम उसमें हम आनंद लें, क्यों लें? या वो कोई काम करें, हम क्यों करें? हम उसका आनंद क्यों लें? हम उनकी चीजों का क्यों प्रयोग करें? बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। तो उनसे हमें कुछ भी नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। एक रत्ती राई का भी प्रयोग नहीं लेना है, और किसी दूसरे से भी अपेक्षा, बाहरी से भी अपेक्षा नहीं करनी, करना ही नहीं। ऐसे जा करके फिर कहीं जियो, और लंबे समय तक जियो, दिन दो दिन नहीं, 6 महीने साल भर रह आओ। किसी की अपेक्षा ना हमें पूरी करनी है और किसी से हमें अपेक्षा रखनी भी नहीं है। अपने तल पे जीना है, किसी से हम कुछ भी नहीं लेंगे, अपने तल पे जिएंगे। कोई दूसरे अपेक्षा ना पूरी करनी ही नहीं हमें, तो हम लेंगे भी नहीं किसी से। और एक लंबी अवधि में बितानी पड़ेगी, जितने कष्ट आए तकलीफ आए, उसके बाद में जाकर के फिर वह बैलेंस अंतर तल पे जाके बनेगा, उसके बाद बनेगा। वो कठिन समय बिताना पड़ेगा, तब वो फैंटेसीज जाएंगी। उसके पहले फैंटेसीज नहीं जाएंगी। वो फैंटेसीज हैं तो साधना में भी बाधा बनेगी। इन फैंटेसीज के साथ में साधना आंतरिक गहराई तक नहीं जाएगी, बीच में जाके फंस जाएगी, किसी तल पे जाके फंस जाएगी। ये फैंटेसीज तभी टूटेंगी। वो फैंटेसीज की तरह पहले समझ में तो आए, उसको समझने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो जिन जिन के प्रति ऐसा है उन लोगों से दूर जाओ, उनकी एक भी चीज का प्रयोग नहीं करना, एक भी चीज का प्रयोग नहीं करना, उनसे एक भी जरा भी मदद नहीं लेना।
उनकी किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना, उनकी जरा भी मदद, एक अंश एक रत्ती राई का भी प्रयोग नहीं करना। और जहां भी जाओ लोगों से अपेक्षा बिल्कुल मत करना, है ना। किसी का भी कोई भी चीज जो है निःशुल्क बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जरा भी यूज नहीं करना, जरा भी यूज नहीं करना। कुछ भी है तो श्रम करना, मेहनत करना, कमाना, और उससे जो है अपनी चीज लेकर के करना। किसी से सहयोग नहीं लेना, बिल्कुल भी सहयोग नहीं लेना, थोड़ा भी सहयोग नहीं लेना, अपेक्षा रखना ही नहीं किसी से कि तो कोई तुम्हारा सहयोग करे, तो तुम भी मत देना किसी को सहयोग। और बिल्कुल सहयोग एक रत्ती राई स्वीकार नहीं करना, चाहे भूखे रह जाओ, चाहे तकलीफ में रह जाओ, चाहे कुछ कर जाओ, एक रत्ती राई सहयोग नहीं लेना। और एक दो दिन के लिए नहीं, लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने, हो सके तो साल भर उस भाव दशा में रहना। वहां पर जो है फैंटेसीज डिजॉल्व होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की गहरी चीजें आसानी से तो जाएंगी नहीं। नहीं जी मैं समझ गया, इसको समझने नहीं, जो ऊपर का तल समझेगा उसे कहाँ समझ में आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर के पैटर्न है ना, उन्हें समझ में आना चाहिए ना। और ये अनिवार्य है, तभी बात बनेगी। अगला प्रश्न किसी का है कम्युनिटी से? हाँ, किसका प्रश्न है? सुजाता रसल का। हम्म। प्रणाम स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि क्या आत्महत्या पहले से तय होती है? कर्म प्रारब्ध की वजह से यह घटित होता है या कोई नेगेटिव एनर्जी माइंड हैक करके ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है? क्या आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या पहले से तय होती है अच्छा। कि कर्म प्रारब्ध की वजह से ये घटित होता है। आत्महत्या कोई करता है तो क्यों करता है? आत्महत्या के गहराई में हम जाएंगे। अपेक्षाओं की अतिशयता, अपेक्षाओं की अतिशयता, बात यहां से जुड़ रही है कहीं ना कहीं। अतिशयता में फैंटेसीज हो जाएंगी, वो फैंटेसीज जो है पूरी नहीं होगी क्योंकि वो हो नहीं सकती। धक्का पड़ता है, धक्का पड़ता है तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन में आत्महत्या के विचार आते हैं। अतिशय अपेक्षाओं में कोई जी रहा हो, कुछ तो इतने अतिशय में रहते हैं कि ऐसा अस्तित्व तो मेरे लिए करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा अस्तित्व को मेरे लिए। और बिल्कुल ऐसी ऐसी मांगे रहती हैं कि क्या कहना, फैंटेसीज रहती हैं, या ऐसा हो जाएगा, हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। एग्जिस्टेंस पे डालते हैं, पता ना कि फलाने ने मेरे साथ गलत किया, यह हुआ, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका यह हो जाएगा, उसका वह हो जाएगा, होना ही चाहिए। और बाद में देखते हैं कि उसका सर्वनाश तो कुछ नहीं हुआ, वो अपना नॉर्मली जी रहा है जैसे जीता था, शायद पहले से और अच्छा जी रहा है। तो अब जो है धक्का पड़ता है बहुत जोर से खुद को। बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हम रखते हैं, फैंटेसीज रखते हैं, और वो पूरी होती नहीं है और धक्का पड़ता है जोर से। फिर ये लगता है कि हम अस्तित्व ने हमें अस्वीकार किया हुआ है, परमात्मा हमें ठीक से स्वीकार नहीं करता, वो हमारे खिलाफ है। पहले हम अंदर अंदर से अपने आप को विशिष्ट और वीआईपी मानते हैं, ज्यादा प्रतिभावान मानते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं। ये नार्सिसिज्म का गुण है, अपने आप को विशिष्ट मानना, यानी नार्सिसिज्म, कि मैं सबसे अलग हूं और मैं श्रेष्ठतम रूप से अलग हूं। अलग हूं इन द सेंस एबनॉर्मल में नहीं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं,
सबसे विशिष्ट हूँ, अलग हूँ, श्रेष्ठ हूँ, नार्सिसिज्म। और अस्तित्व मेरी दूसरों से ज्यादा केयर करता है, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, बाकी लोग ऑर्डिनरी हैं। इसमें मैं स्पेशल हूँ के भाव में ही समाया है कि बाकी लोग ऑर्डिनरी हैं। अस्तित्व मेरे लिए ज्यादा कुछ अच्छा करेगा, ज्यादा बेहतर करेगा, बाकी लोग को थोड़ा बहुत करेगा, मेरे लिए तो स्पेशल ही करेगा, ज्यादा करेगा। इन नार्सिसिज्म है। जीने के ढंग में, हमारे चलने के ढंग में भी स्पेशल रहता है। हम थोड़ा लचक मचक के चलेंगे। नार्सिसिज्म वाला बंदा सीधा सीधा नहीं चलता, उसके बैठने में, उठने चलने में लचक मचक रहती है। उसको लगता है कि सारे लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे बारे में राय बना रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। और यदि कोई इग्नोर कर रहा है, जब उसे स्पष्ट होता है, गहरा झटका लगता है उसको, और उसकी फैंटेसीज बनी रहती है। उसको लगता है नहीं नहीं, सब तो मुझे बराबर स्पेशली वॉच कर रहे हैं, मेरे बारे में स्पेशली सोच रहे हैं। और सब उसके अंदर के ख्याली पुला होते हैं। कोई भी स्पेशल वॉच नहीं कर रहा, किसी को नहीं लेना देना है। तो अपने हाव भाव जताना, यह वह लचक मचक, मैं सब कुछ स्पेशल हूं, यह हूं वह हूं। और धक्के बहुत पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी उसको स्पेशल नहीं मानता, न कोई कुछ करता। ज्यादा लचक मचक में देखेगा तो इस दृष्टि से देखता है एबनॉर्मल है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे वॉच किया जा रहा है, मैं स्पेशल हूं इसलिए। जबकि वो देख रहा है कि ये जो लचक मचक एबनॉर्मलिटी है, मेंटल डिसऑर्डर है ना। उस तरीके से वो ठहरता है, अरे बाप रे। उसको तो गौर से देखता है, कभी देखता भी है तो यह एबनॉर्मलिटी के लक्षण उस नजर से देखता है। और उसको ये लगता है कि मुझे वीआईपी समझा जा रहा है, मेरा चलने का ढंग, बात करने का ढंग, यह वह ऐसा। नार्सिसिज्म है। यह जो बहुत गहरा जो है मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत खतरनाक है। और यदि उसके भीतर कुछ इंटेलिजेंस है भी, कुछ है भी, तो यह जो उसका जो मैट्रिक्स है, उसकी साधना को फलीभूत नहीं होने देगा, आंतरिक दशा तक नहीं जाने देगा। नार्सिसिज्म जब तक विदा नहीं होगा, तब तक वो फुल ज्ञान का, परम ज्ञान का नहीं कर सकता। यदि कोई नार्सिसिज्म को जी रहा है, जब नार्सिसिज्म विड्रा होगा तभी परम ज्ञान घटेगा। नार्सिसिज्म के साथ में परम ज्ञान घटित ही नहीं हो सकता। परम ज्ञान छोड़ो, ये आत्मज्ञान भी नहीं घटित हो सकता। परम ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। जो शुरुआती ज्ञान होता है ना, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान शुरुआती ज्ञान होता है, वह भी नहीं घट सकता। तो नार्सिसिज्म जो है शुद्ध मन की दशा है, शुद्ध विकारित मन, मतलब शुद्ध जहर बोलते हैं ना, शुद्ध जहर। तो शुद्ध विकारित मन नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म को जो बंदा जीता है, आइडियोलॉजी को जीता है, उसके धक्के ज्यादा पड़ते हैं। तो आइडियोलॉजी तो, नैतिकता, आइडियोलॉजी, ये सब क्या है? असंभव चीजें हैं। आइडियोलॉजी कहीं सक्सेस होती देखी है? राम राज्य की बातें हैं, राम राज्य कहीं देखा है ना? अब तो बातें ठीक से निकल के आ रही हैं कि जब राम जी थे तब भी राम राज्य तो तब भी नहीं था। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की कोशिश करी थी, लेकिन सफल तो नहीं हो पाई थी ना। उस समय भी अपराध तो थे उनके राज्य में, छुआछूत थी ना, बहुत सारी बुराइयां थी, हायरार्कीज थी, बुराइयां थी, मतलब धारणाओं के आधार पर। एक दृष्टि से देखो तो जातिगत चीजें तो बुराइयां हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हायरार्की काम करती है, स्वाभाविक रूप से। कि 10 लोग काम करते हैं एक फर्म में एक जैसा, कोई आदमी ज्यादा स्किल्ड है तो वो ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो जाएगा, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उसको बॉस ज्यादा पसंद करेगा, उसको सुपरवाइजर बना देगा, है ना?
तो नेचुरल रूप से होता है वाला चीज है, एक तो धारणात्मक रूप से होता है। इस प्रकार से जो है ये भटकाव होते हैं, और ये सारे भटकाव जो है ओसीडीज, तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स और ये सब इनको जन्म देते हैं। सहज जीवन ही मुक्ति है, असहज जीवन है आत्महत्या की तरफ ही बढ़ रहे हो ग्रेजुअली। फ्रस्ट्रेट होते जाओगे ना असहज जीवन से, क्योंकि फैंटेसीज में जी रहे हो, फैंटेसीज पूरी होती नहीं, आइडियोलॉजी पूरी होती नहीं है, अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है, डिप्रेशन बार बार आएगा। डिप्रेशन आता है का मतलब एबनॉर्मल जी रहे हो तभी तो डिप्रेशन आ रहा है ना। डिप्रेशन आएगा क्यों? बहुत ज्यादा अपेक्षाओं में जी रहे हो। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन लोग हमारी अपेक्षाओं को पूरा करें। लोग हमें विशिष्ट माने, लोग हमें सुंदर माने, लोग हमें यह माने। क्यों माने भाई? उनके अपने पैमाने हैं, वो अपने ढंग को जी रहे हैं, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना जी रहे हैं, वो अपने लिए जी रहे हैं। मुझे हाईलाइट करें, मुझे मार्क करें। क्यों मार्क करें? क्यों मार्क करें? तुम अपने आप को विशिष्ट मानते हो, तुम्हारी बीमारी है, तो दूसरे भी तुम्हें विशिष्ट माने। दूसरे तुम्हें अलग तरीके से विशिष्ट मानते हैं। हाँ, विशिष्ट किस्म का एबनॉर्मल है, थोड़ा अलग किस्म का पागल या पगली है ये। हम मान रहे हैं कि हम विशिष्ट हैं, अब वो उससे नहीं बोलते, सौजन्यतावश नहीं बोलते हैं। सौजन्यतावश तो नहीं बोलते कि किसी को क्यों बोलना, किसी का दिल क्यों दुखाना, लेकिन अंदर से तो कमेंट कर ही देते हैं ना कि ये थोड़ा अलग किस्म का पागल या पगली किस्म की पर्सनालिटी है, और वह अपने आप को विशिष्ट मान रहे हैं। अब उसमें धक्का पड़ेगा यदि कभी किसी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, है ना। झेलते झेलते यदि वो कोई झेला रहा है, जबरदस्ती अपना गुणगान कर रहा है कि मैं ऐसा, हमारे यहाँ तो ऐसा, हम ऐसे हैं जी, हम वैसे हैं जी, अपने गुणगान, आत्म, है ना, नार्सिसिज्म है, अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा है, अपने आप को ऐसा वैसा यह वो बता रहा है। तो फिर जो है, अब किसी ने झेलते झेलते एक स्थिति में जाके कुछ बोल ही दिया उलट, क्यों भीतर से तो जान रहा है क्या कैसा है, अब बोल नहीं रहा है सौजन्यता, उसका भी बोल दिया तो वो एकदम से झटका पड़ेगा, भयंकर झटका पड़ेगा। फैंटेसी टूट जाएगी कि हम अपने को विशिष्ट मान रहे हैं, या तो हम को दो कौड़ी का मान रहे हैं, एबनॉर्मल मान रहे हैं, बेवकूफ मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें विशिष्ट मान रहे हैं, और ये हमें बिल्कुल दो कौड़ी का और गया गुजरा और एबनॉर्मल और पागल मान रहे हैं। तो एकदम से झटका लगेगा, झटका लगेगा तो आत्महत्या का ख्याल आने लगेगा सीधा। फिर ये दूसरे किस्म की चीज आएगी, सभी लोग हमको ऐसे मानते होंगे, सभी लोग जो है हमें ऐसा मानते होंगे। अभी तो ऐसा है कि सभी लोग हमें विशिष्ट मानते हैं, अब एक ने यदि ऐसे अच्छे से कह दिया तो लगता है सारे लोग ही मुझे जो है ना पागल या पगली समझते हैं, एबनॉर्मल समझते हैं या समझते हैं। अब वो जो है दूसरी अति में छलांग लग जाएगी, दूसरी अति में छलांग लग जाएगी, और जो है सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। फैंटेसीज जहां पे टूटती हैं तो डिप्रेशन गहरा हो जाता है, और फिर वहां सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। ये हमारे द्वारा तय किया जाता है, पहले का तय है नहीं। नार्सिसिज्म को यदि जी रहे हो तो आत्महत्या तक वो जाएगा ही जाएगा। साधना में कुछ साधक होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं तो बस वीआईपी हूँ, विशिष्ट हूँ, मेरे साथ सब, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, बाकी सब तो क्या थोड़ा बहुत समझते होंगे, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। मैं तो वीआईपी हूँ, विशिष्ट घटना सब मेरे साथ घटती है।
नार्सिसिज्म को हमने कई जगहों पर देखा। एक हमने लड़के को देखा कि उसके हाथ में मोबाइल था कुछ साल पहले, है ना। तो मोबाइल को जैसे उठाता, जिस एक्शन से ऑपरेट करता या करता, उसमें ऐसा लगता था कि मोबाइल तो बस इसी के पास है, बाकी सबके पास तो 2 कौड़ी के खिलौने। मोबाइल तो यही है और चलाते तो इसे ही आता, बाकी सब तो गधे हैं। जिसने मोबाइल बनाया उसको भी क्या आता होगा चलाते। जो मोबाइल का डिजाइनर है या कुछ है, उससे भी कुछ नहीं आता होगा, उसके सामने 2 कौड़ी का है। और वो कौन था बंदा? कोई ऑर्डिनरी बंदा था, लेकिन नार्सिसिज्म का शिकार था वो। उठाने का ढंग, चलने का ढंग, ऐसा ढंग, यह वह, जिसे यही आता है। और से थोड़ी दोस्ती करके देखोगे तो मोबाइल कौन सा है? कोई विशिष्ट मोबाइल नहीं, साधारण सा मोबाइल है। और चला जो रहा है उसे ठीक से बहुत गहराई से ज्यादा चलाते भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। लेकिन उसका ढंग या वो देखो, उसका स्टाइल देखो तो वाह। सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, ऐसे ढंग से पीते हैं। सिगरेट तो इन्हें पीते आता है, बाकी सब तो दुनिया के 2 कौड़ी के लोग, उनको क्या आता होगा। और जो सिगरेट इसके हाथ में, नहीं, यही सिगरेट असली सिगरेट है, बाकी तो सब ऐसे ही है ना। कई लोग के ढंग होते हैं, कई लोग के चलने के ढंग रहते हैं, एकदम बड़े उससे चलते हैं। चलने का ढंग देखना उनका बड़ा विशिष्ट, चाल उनकी गजब, अपने ढंग की चाल होती। नार्सिसिज्म है वह, चलने से अपने आप को विशिष्ट साबित करना कि बाकी सब तो 2 कौड़ी के, महान तो मैं ही हूं। अपने भीतर उनको ही गुण रहता है नार्सिसिज्म। ये मतलब इससे बड़ा कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। बाकी भी मानसिक बीमारियां हैं, पगलापन है, लेकिन ये महानतम पगलापन है, महानतम बीमारी है, एबनॉर्मलिटी। और नार्सिसिज्म में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है। कोई व्यक्तित्व है, सेपरेशन को जी रहा है तो नार्सिसिज्म को जी रहा है, व्यक्तित्व को जी रहा है, पर्सनालिटी को जी रहा है तो नार्सिसिज्म को जी रहा है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम को जी रहे हैं। कुछ लचक मचक से ही चलेंगे, सीधे नहीं चल सकते। उनकी चाल, उठना बैठना, बोलना, उसमें लचक मचक स्पेशली रहेगी। नार्सिसिज्म का गहरा है। और उनको चोट भी बड़ी जल्दी लगती है, धक्का बड़ी जोर से लगता है। कोई भी कुछ बोलो ना, ऐसा धक्का पड़ता है उसके अंदर में। और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ सामूहिक रूप से कमेंट कर दी ना, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया ना, संभालना मुश्किल है, सीधे सुसाइड पे ही चला जाएगा वो। और है एकदम वीआईपी बंदा अपनी नजर में, विशिष्ट है। बाद में पूरी दुनिया ही बेकार है, कहते मुझे समझ ही नहीं पा रही है। इतनी विशिष्ट चीज पैदा हुई है धरती पर, और ये 2 कौड़ी की दुनिया समझ नहीं पा रही है मुझे। ये 2 कौड़ी की दुनिया, इसकी औकात नहीं है मुझे समझने की। उसको धक्का लगता है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इंटेलिजेंट है तो वही है, और कोई इंटेलिजेंट है तो उनके नियर डियर के जो 2-4 लोग, 5-10 लोग परिवार है उसके, वो स्पेशल है। बाकी सब तो ऑर्डिनरी हैं। स्पेशल का अधिकार तो हमारा ही है। स्पेशल गिफ्ट तो परमात्मा ने हमें ही दी, क्योंकि परमात्मा तो हमें ही पहचानता है, बाकी लोगों तो पहचानता भी क्या होगा। ऐसा शब्दों में नहीं आता है, ऐसा उसके भीतर पिक्टोरियल लैंग्वेज चलती है। जो पैटर्न है ना अंदर के, वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में है। शब्दों में ही बोल करके इसको हम कह दें और किसी का दूर हो जाए, झटका तो पड़ेगा उसको, थोड़ा तो कुछ रिमूव होगा, पूरा रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज में। सुसाइडल थॉट्स जो है ना, अब जो नार्सिसिज्म को जी रहा है, अभी इस स्थल को जी रहा है, तो उसका तय है ना कि आगे कभी ना कभी तो सुसाइड करेगा ये। या तो इसके जीवन में साधना आएगी, कोई सदगुरु आएगा और उसको तोड़ेगा, और ये टूटने के लिए राजी है कि नहीं है। नार्सिसिज्म से बहुत ज्यादा ग्रस्त व्यक्ति जो टूटने के लिए भी राजी नहीं होता, वो स्वीकार नहीं होता, अरे ये गुरु जी तो ऐसे ही हैं, हम वीआईपी हैं और किसी दिन हम साबित करेंगे कि क्या है।
हम और हम जो है इन गुरुजी से 100 सीढ़ी आगे पर जाके खड़े हो जाएंगे। उसके अंदर धन्यवाद भाव नहीं आएगा कि मुझ पे काम हो रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है। उसको धक्का पड़ेगा, उसको धक्का पड़ेगा, क्योंकि नार्सिसिज्म को जी रहा है व्यक्ति, अंतर्मुखता को जी रहा है व्यक्ति, है ना, विशिष्टता के भाव को जी रहा है, तो उसको धक्का ही पड़ेगा। वह चीजें ऐसी डेवलप की है कि उसको तोड़ोगे तो धक्का इतना झटका ज्यादा पड़ेगा कि वह विरोध में आएगा, भीतर भीतर, ऊपर से बोले ना बोले, विरोध उसके भीतर पैदा होगा। और विरोध में यदि अपने विरोध को ठीक से प्रकट किया तो ठीक है, या फिर सरेंडर करके टूट गया तो ठीक है, बीच में लटका रहेगा तो वो सुसाइड की तरफ जाएगा, आत्महत्या की तरफ जाएगा। तो नार्सिसिज्म को जो ज्यादा सघनता से जीते हैं, यदि उनके जीवन में यह कोई महत्वपूर्ण घटना न घटे, आध्यात्मिक गहराई से न आए, सदगुरु का सत्संग न आए और उसके डंडे छेलने की क्षमता न आए, तो उसका आत्महत्या करना तय है। जो भी आत्महत्या करते हैं उनके समुद्र शास्त्र के हिसाब से हाथ के, पैर के, मस्तिष्क की रेखाएं ले ली जाएं, उसमें वो पूरे चिन्ह मिल जाएंगे, या फिर उसका ठीक समय हो, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस प्रॉपर हो, उसमें बराबर दिख जाएगा कब आत्महत्या करने, क्योंकि वो नार्सिसिज्म को कब से जी रहा है, कैसे ढंग से जी रहा है, किस स्टेज पे जी रहा है, या कैसे बहुगुणित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय पे आएगी जब नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब जो है कोई भी कारण उसके डिप्रेशन को एक्सट्रीम पे ले जाएगा और वह सुसाइड कर लेगा। इसका डीप साइंस यह है आत्महत्या का, रूट कॉज यह है। ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन रूट कॉज यह पर है। अगला प्रश्न रंजीता शर्मा का है। हाँ। प्रणाम भगवान। भगवान, जब से मैं रिट्रीट से आई हूँ, एक अजीब सी खुमारी में जी रही हूँ, जिसमें बेहोश जैसी हूँ पर होश में भी हूँ। भगवान, समझ नहीं आ रहा है कि मैं खाली हो रही हूँ या आप मुझे भर रहे हैं। रंजीता, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और यह प्रकृति का परम नियम है। तुम्हें भरा तभी जा सकता है जब तुम खाली होगी। जितनी तुम खाली होगी उतना ही भरा जा सकता है। तुम राजी होके गई हो इस बार फिर। पिछली पहली रिट्रीट में आई थी, तब भी तुम्हारे जीवन में परम क्रांति घटी थी। किसी पुण्य का उदय हुआ था और तुम आई थी और संवेदनहीन थी। संवेदना तुम्हारे जीवन में थी नहीं। जिंदगी में पहली बार इतनी उम्र बीत जाने के बाद पहली बार रोई थी पिछली रिट्रीट में। पहली बार आंखों से आंसू टपके थे। पहली बार मनुष्यत्व जैसा गुण तुम्हारे भीतर आया था। रोबोट थी इसके पहले तुम, और तुमने खुद भी स्वीकार किया कि तुम रोबोट थी। तुमने स्वीकार किया था कि तुम रोबोट थी, और वही तुम्हारी क्रांति का कारण बना कि तुमने स्वीकार किया कि तुम रोबोट हो। तुमने वहां बार बार स्वीकार किया कि मैं मनुष्य जैसे दिखती हूं, मनुष्य हूं नहीं, मैं तो रोबोट हूं। इस देशना ने तुम्हें प्रभावित किया था। तुम पहले रिट्रीट में आई थी और स्वीकार्यता आ गई थी। अपने दुर्गुण को तुमने पहचाना था। तुम्हारे जीवन में क्रांति आई थी, और उसके बाद में एक महत्व बात यही हुई। तुम्हारा उदाहरण सभी साधकों को लेना चाहिए कि तुम जो है डटी रही, टिकी रही इस देशना के साथ। इस देशना से कभी विमुख नहीं हुई, इन सिद्ध क्रियाओं से कभी विमुख नहीं हुई। इन सिद्ध क्रियाओं को तुमने संभाले रखा, संभाले रखा। 2 साल से भी ज्यादा हो गए, 2.5 साल हो गए, शायद और भी ज्यादा। तब से तुम डटी हुई हो इस देशना के साथ, मिस नहीं करती। तुम्हारे कमेंट्स हम देखते हैं, हर वीडियो में तुम्हारा कमेंट होता है, हर वीडियो में तुम्हारा कमेंट होता है, और हमें पता चलता रहता है कि तुम जो है कुछ भी मिस नहीं करती। हर सिद्ध क्रिया में तुम्हारा कमेंट होता है।
हर सिद्ध क्रिया में मिस तुम कुछ नहीं करती हो, दोबारा तिबारा सुनती हो और तब भी तुम्हारे कमेंट्स होते हैं। तो तुम्हारे जीवन में क्रांति जो है घट रही है। तुम फिर जो है इस रिट्रीट में झोली भर के गई हो, फिर तुम जो है इतना खुल के गई हो कि तुम लगातार रिक्त हो रही हो, और जैसे जैसे तुम रिक्त हो रही हो वैसे वैसे तुम्हें हम भर रहे हैं। तुम अपने विकारों को, विकार यानी अपने होनेपन को, अपने मैंपन को जितना राजी होते हो खोने के लिए, हम उसे भर देते हैं दिव्यता से। हमारी आशीष, हमारे आशीर्वाद बरस जाएंगे जब भी तुम खाली होने के लिए राजी होगे, और ये देशना तुम्हें खाली होने के लिए राजी करती है, यह सिद्ध क्रिया तुम्हें राजी होने के लिए खाली करती है। यदि तुम इसे ग्रहण करते हो तो खाली हो गई होगे और हमारा आशीर्वाद बरसेगा ही बरसेगा, दिव्यता भरी जाएगी। तुम खाली भी हो रही हो और भर भी रही हो, विकारों से, अहम से खाली हो रही हो और दिव्यता से भर रही हो। और तुम्हारा उदाहरण इतिहास में दर्ज होगा, आध्यात्मिक इतिहास में। वह तो अलग किस्म के उदाहरण थे, वाल्मीकि और अंगुलीमाल के, हिंसात्मक थे वह। तुम्हारा उदाहरण एक अलग ढंग से लिया जाएगा कि इस एरा में जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ने तुम्हें भरा हुआ था। तुम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल रही हो। तुम जो है एक बड़े आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रही हो। एक बड़े परिवार से आई हो। तुम्हारा लालन पालन एक अलग ढंग का हुआ है, राजसी हुआ है। गजब के हिप्नोटिज्म को तुमने जिया हुआ है। पिछले जन्मों की तुम्हारी यात्राएं भी कुछ ऐसी रही, राजसिक यात्राएं रही हैं तुम्हारे पिछले जन्मों की भी। तो उसने तुम्हें जो है असंवेदनशील और रोबोटिक बना दिया रहा। तुम राजसिक जीवन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों से जीती आ रही हो और रोबोटिक होती चली गई हो। तुम्हें देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्म के फूल खिलेंगे और यह उदाहरण बनेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तुम्हारी साधना यात्रा को। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घटा है, इस रिट्रीट में भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ घटा है। तुम गल गई हो, यहां पर बहुत गल गई हो। जितना तुम गल गई, जितनी रिक्तता पैदा हुई, जितना खालीपन पैदा हुआ, उतना तुम्हें भर दिया गया परम दिव्यता से। और इस तरीके से तुम यहां से गई हो। हमने जाते वक्त तुमसे कहा भी था कि तुम अकेली नहीं जा रही हो, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम लगातार खाली हो रही हो, सारे विकार खाली हो रहे हैं और लगातार परम दिव्यता से भर रही हो। बस डटे रहना। उस सूत्र को तुमने अब तक संभाला था, आगे भी संभाले रखना। डटे रहना इस देशना के साथ, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ। ब्रेक नहीं लगाना सिद्ध क्रियाओं में। दिल्ली पहुंची नहीं हो अभी, दिल्ली दूर है लेकिन निकट भी है। पहुंच नहीं गई हो, पहुंच नहीं गई हो, लेकिन दिल्ली निकट भी आ गई है। दिल्ली दूर नहीं बची अब। लेकिन यहां से भी भटका जा सकता है, लेकिन तो हमें तुम पे ये भरोसा है
कि तुमने इस सूत्र को शुरू से संभाले रहा। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, कुछ साधकों ने जो इस रंजीता के परिचय में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, अन्य अन्य मार्ग सुझाए, उधर जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। इस देशना को तुमने नहीं छोड़ा, इन सिद्ध क्रियाओं को नहीं छोड़ा। इतने लोगों ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया, उसके बावजूद तुमने नहीं छोड़ा। यह तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी गुणवत्ता को बताता है, और इसने काम किया है। और हम यही कहते हैं, डटे रहो, टिके रहो, बात बन जाएगी। सिर्फ डटे रहो, टिके रहो, इस देशना के साथ डटे रहो, इस देशना को अपने जीवन में उतरने दो, भटकना नहीं। इन सिद्ध क्रियाओं को जीवन में शामिल रखना। तुम्हारे पिछले जन्मों की स्थिति क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाग्य में लिखा हो कि 1000 जन्म बाद या 1,00,000 जन्म बाद मुक्ति होनी है, लिखा रहने दो। हम कहते हैं तुम डटे रहो, टिके रहो। तुम्हारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्योंकि भाग्य के आधार पर मुक्ति नहीं हो सकती, भाग्य के बाहर निकलना मुक्ति है। भाग्य तो मैकेनिज्म है ना, कार्य कारण श्रृंखला को जीना है। कार्य कारण श्रृंखला को तोड़ने की बात है। सारी सिद्ध क्रियाएं कार्य कारण श्रृंखला को तोड़ने के लिए हैं। सारी देशना तोड़ फोड़ कर देती है उस मैकेनिज्म को जो जन्म जन्मों तक चलने वाला है। तुम डटे रहो और टिके रहो, यही जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। तुम्हारी पात्रता क्या है उसका सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारी पात्रता क्या है। हम कहते हैं यही तुम्हारी परम पात्रता है कि तुम डटे रहोगे और टिके रहोगे, यही तुम्हारी परम पात्रता है। यह पात्रता काफी है कि तुम इस देशना से विमुख नहीं होगे, उन्मुख रहोगे। तुम इन सिद्ध क्रियाओं के प्रति सहज रहोगे और ये सिद्ध क्रियाएं तुम्हारे जीवन में नित्य प्रति शामिल रहेंगी। बस इतना बहुत काफी है। यह पात्रता पर्याप्त है तुम्हारी परम मुक्ति के लिए। इस जन्म में परम प्रज्ञा जागेगी ही जागेगी। तुम उदाहरण बनोगी रंजीता, इतिहास में तुम्हारी कथाएं कही जाएंगी हजारों हजारों साल तक। आध्यात्म का श्रेष्ठ उदाहरण बनोगी तुम। डटे रहना, लगे रहना, मंगल होगा, कल्याण होगा। हमारे आशीर्वाद, हमारी आशीष सदा तुम्हारे साथ है। और ऐसा होगा, सावधान साधकों, तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगे जो तुम्हारे साथ साधक रहे हैं। यहां पर इस रिट्रीट में भी कभी तुम्हारे साथ रहे हैं, उसमें से कुछ लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगे कि यह सिद्ध क्रियाएं छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ, वह करो, इन देशनाओं को सुनना छोड़ दो, फलानी जगह जाओ। इन्फ्लुएंस करेंगे। कुछ अपात्र लोग आ जाते हैं, कुछ कर्म प्रारब्ध के कारण आ जाते हैं कुछ अपात्र लोग, तो वो यहां टिक नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसी विशिष्ट स्थितियां हैं कि उनके अगले जन्म तय हैं, उनके भटकाव अभी तय हैं। तो वह अन्य साधकों को भी, जिनकी पात्रता बहुत तेजी से विकसित हो रही है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं। हमें खबर मिलती रहती है, बताते हैं साधक कि फलानी का फोन आया था, फलाने का फोन आया था।
उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सिद्ध क्रियाओं को छोड़ दो, इस देशना को सुनना छोड़ दो। उनके घर में 10 समस्याएं हैं, यह है वह है, उन्हें सुलझाने के प्रति उनका कुछ नहीं है। उनके परिवार में, जीवन में 1000 समस्याएं हैं, लेकिन उनको करना यह है कि उधर ध्यान न दे करके, कोई टकराया था थोड़ी देर के लिए, उसका नंबर एक्सचेंज हो गया था, उसको फोन करना है, फोन करके कहना है कि वो जो है, वो वाले गुरुजी ने जो देशना दी उनको सुनना छोड़ दो, उस सिद्ध क्रिया को प्रयोग में लाना छोड़ दो। फलानी जगह जाओ, इधर जाओ, यह करो वह करो। वहां कुछ नहीं रखा है। रंजीता को ऐसे फोन आए, कहा कुछ लोगों ने, और आते हैं कुछ लोग ऐसे। तो पता है, हमसे जुड़े हुए जो है चैनल में सुनने वाले बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो हीलर्स हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या जो अपने सेशंस लेते हैं, तरह तरह के कुछ करते हैं, या वो इसलिए भी सुनते हैं कि वो जो है यहाँ से जो कंटेंट लेकर के अपने वो करेंगे, प्रसारित करेंगे, फिर वह अन्य लोगों को भी इन्फ्लुएंस करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े। सभी ऐसा करते हैं मैं से कह रहे, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं। हम नहीं कहते कि वो जो हीलर या जो चीजें करते हैं वह गलत कर रहे हैं, वो सब ठीक है, उनकी अपनी जगह पर जो कर रहे हैं वह ठीक है, उनका अपना ढंग है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर यहां से लोगों को बटोरने के लिए कभी आते भी हैं, या आकर के ये कुछ लोगों को हम वो करेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि उन्हें सफलता मिलती नहीं। और टेम्पररीली 2-4 लोग डाइवर्ट होते भी हैं, तो बहुत जल्दी उनको छोड़ करके फिर रिवर्स हो जाते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। और जो 2-4 लोग नहीं डाइवर्ट होते हैं, उनके साथ चले जाते हैं, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। उनके कारण 2-4 लोग इस सिद्धा कुटुंब को छोड़कर गए, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें निकालना चाहते थे, भेजना चाहते थे, अब संकोचवश हम कह नहीं पाते कि जाओ छोड़ करके कहीं और देखो। वो हमारा काम करके ऐसे लोगों को ले जाते हैं जिन्हें हमें ऑलरेडी निकाल बाहर करना था, तो उसके लिए तो धन्यवाद है उनका। हर कोई यहां डटा रहे, बना रहे, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। बहुत सारे कुछ लोग हैं जो अपने समय पे चले जाएंगे क्योंकि उनकी पात्रता उतनी नहीं है, लेकिन जो डटा रहेगा, टिका रहेगा, पर्याप्त पात्रता है। इससे ज्यादा और किसी पात्रता की जरूरत ही नहीं है, इतनी पर्याप्त पात्रता पर्याप्त है। कोई तगड़ा पुण्य नहीं रहा होगा इसलिए डटा है, टिका है, और ये बहुत काफी है परम मुक्ति के लिए, परम स्थिति के लिए बहुत काफी है। एक आध प्रश्न और ले लें, अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। किसका है? शायद चौथा चौधरी। चौथा लख्યું છે। हम्म। सदगुरुदेव, आपको अनंत प्रणाम। गुरुदेव, आज की कर्ण साधना में पूरी सिद्ध क्रिया में मैं नहीं थी, तो साधना किसने की? गुरुदेव, क्या मेरी तंद्रा थी या कुछ और? कृपया मार्गदर्शन करें। यह एक विशिष्ट सिद्ध क्रिया कल और परसों 2 दिन इसका प्रयोग हुआ है।
जिसमें कर्ण द्वार के माध्यम से सारी निगेटिविटीज, सारे वो प्रोग्राम्स निकाल करके फेंके गए हैं। नाभि से प्रेशर क्रिएट किया गया और जहां जहां वो ब्लॉकेज थे, जहां जहां पर वो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो पैटर्न्स थे, इन्फ्लुएंसेस थे, उन सब को निकाल करके जो है कर्ण द्वारों के माध्यम से फेंका गया। इसमें खास तौर पर यह भी होता है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे रहते हैं जो अदर बीइंग्स ऑपरेट करती हैं, तुम्हारे भीतर वो पैटर्न्स स्टेबल करती हैं। अदर बीइंग्स हैं, नेगेटिव बीइंग्स हैं, कहीं पर हैं, उन्होंने तुम्हारे भीतर कोई चीज जो है बिल्ट की है, कोई प्रोग्राम फिक्स किया है, कुछ मैकेनिज्म लगाया है और वो वहां से तुम्हें इन्फ्लुएंस करके ऑपरेट करती रहती हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बारे में कभी हम और अच्छे से खोलेंगे इसके पूरे विज्ञान को। उनसे मुक्त होना जरूरी है। उनके निकास के लिए यह सिद्ध क्रिया आई हुई है। इस सिद्ध क्रिया में उन सब को पुशअप करके और कानों के माध्यम से धक्का दे करके बाहर फेंक दिया गया है। और जो फेंकने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा और जो दिव्यता लगी है वो उन्हें निष्क्रिय भी कर देती है और दूर भी कर देती है। उन्हें निष्क्रिय कर देती है, बेकाम कर देती है और फेंक भी देती है। तो ये बड़ी विशिष्ट सिद्ध क्रिया है। इस सिद्ध क्रिया के दौरान सायर को ऐसा कुछ हुआ कि उसे लगता है कि मैं तंद्रा में तो नहीं चली गई। प्रक्रिया पूरी की थी सायर, बराबर श्वास फेंकी थी ओमकार के नाद के साथ, कुंभक घटा था, अच्छे से घटा था, घटा। और उसके बाद में कानों से कुछ निकलता हुआ, जोर से बोलो, गर्म हो गए थे, कान गर्म हो गए थे, कुछ प्रक्रिया हुई थी। आभास 100% होगा, इस चक्कर में मत पड़ना। आवाज होता लेकिन 100% हाँ, 100% नहीं होता आभास, है ना, लेकिन जो है कुछ वहां पे प्रोसेस हो रहा है, कुछ कुछ उसके संकेत मिलते हैं। ठीक है ना, कान गर्म हो गए थे और कुछ वहां पे प्रोसेस और प्रवाह था। ठीक है ना, तंद्रा सी आ गई या क्या हुआ यह जानना चाह रही हो, क्योंकि उस समय प्रक्रिया पूरी हो रही थी लेकिन तुम मौजूद नहीं थी। लेकिन कान से कुछ जरा आभास हो रहा था, वो बराबर नाद हुआ, इसका पता है ना। श्वास के आवागमन का कुंभक का पता है। दूर से जाना जा रहा था, जानने वाला था, सायर नहीं थी वह जो जानने वाला था, दूर से जो जाना जा रहा था, उसका नाम सायर नहीं है। ठीक है ना। साधना खत्म होने के बाद ऐसे लगा कि मैं अब वापस सायर आ गई साधना होने के बाद में। साधना घटते समय सायर विदा हो गई। यह साधना ज्यादा गहराई से घटित हुई, जिसमें सायर गायब हो गई। सायर क्या है? एक बड़ा हिप्नोटिज्म है। जो सारे इन्फ्लुएंसेस और हिप्नोटिज्म जाने थे ना, उसमें चले गए। तो सायर जो नाम है, नाम रूप तो हिप्नोटिज्म ही है ना, समाज और परिवार का दिया हुआ हिप्नोटिज्म है ना नाम रूप, और है क्या। ये बुआ जी है ना, आने में लेट हो गई थी तो मामा जी ने सायर नाम दे दिया। 10-15 मिनट पहले बुआ जी आई रहती ना, कुछ और नाम दिया होता, सायर की जगह सुषमा दे दिया रहता। भाई स से नाम देना था ना।
तो बुआ की जगह मामा जी ने नाम रख दिया, तो मामा जी वाला नाम चल गया। बुआ जी की बस लेट हो गई थी। नाम रूप क्या है? संयोग तो है। नाम जो है, नाम रूप एक्चुअली कुछ नहीं होता, मान्यताएं। कोड्स हैं यह, कोड नंबर फलाना, कुछ पहचान सूत्र हैं, व्यवहारिक सत्य हैं। इन्हें हम पारमार्थिक सत्यों की तरह मानने लगते हैं। नाम रूप से बुरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। हिप्नोटिज्म है यह। तो इस प्राविधि के दौरान शायर गायब हो गई तो बड़ी सुंदर बात थी, और पता सब चला कि ओमकार का नाद हो रहा है, कुंभक घट रहा है, कान से कुछ निकल रहा है, बाकी सब तो पता चल रहा है ना। शायर गायब हो गई ना, हिप्नोटिज्म गायब हुआ ना, बाकी जाना तो सब जा रहा था ना। तो मैंपन से अपने नाम रूप से इतने भरे रहते हैं, इतने भरे रहते हैं, उसे ही जी रहे होते हैं। कितना खतरनाक हिप्नोटिज्म है, कितना खतरनाक हिप्नोटिज्म है। जरा सा नाम पुकारो, एकदम से चौंक जाते। हाँ, मुझे बुलाया। कोई हमें पुकारता था, पहले भी पुकारता था तो हम करते थे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस नाम से मुझे बुलाते, हाँ 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 हाँ। तो बोलते अच्छा अच्छा, मुझे बुलाया था ना, हाँ। बोले हाँ, ये कोड नंबर फिक्स है। अच्छा, ये वाला कोड अपना ही वाला है, हाँ हाँ। लेकिन इतने ज्यादा जुड़े रहते हैं ना नाम रूप से। अच्छा हुआ ना, ग्लिम्स आया ना, थोड़ी देर के लिए सही, कि नाम रूप के बगैर जीना कुछ समय के लिए। उसके बाद लेके थोड़ी निर्भर तो हो गई, हल्कापन तो आया, आया बहुत आया, खूब हल्कापन आया है। अब ये शायर आई भी है तो ये थोड़ा वो वाली, इतनी पकड़ वाली शायर नहीं है, थोड़ी थोड़ी बदली बदली शायर है ना। धीरे धीरे करते रहना इस क्रिया को। शायर गलती जाएगी, फिर एक समय ऐसा है कि शायर लौट के आएगी ही नहीं। यह विधि इतनी प्रभावी है कि एक समय के बाद शायर आएगी नहीं, सिद्ध क्रिया के बाद में लौटेगी नहीं, विदा हो जाएगा हिप्नोटिज्म। वो भ्रांत सत्ता विदा हो जाएगी। इल्यूजनरी जो बीइंग है वह गायब हो जाएगी, और जो वास्तविक सत्ता है उसका कोई नाम होता ही नहीं, न उसका कोई नाम है, न रूप है। नाम रूप के परे है सत्य। जो रियल बीइंग है वह नाम रूप के परे है, उसका नाम रूप होता ही नहीं। आज की सभा का विसर्जन करेंगे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।